तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल MKG स्टडी पॉइंट पर। और चलिए शुरू करते हैं आज इस चैनल पर टूल इंजीनियरिंग की महा मैराथन क्लास, जिसमें आप सबको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि एग्ज़ाम के जो दृष्टिकोण से ये मैराथन को तैयार किया गया है, ठीक। तो इस मैराथन में आपको सभी चीज़ों को कवर किया गया है। इसमें इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें पूरे सिलेबस को शॉर्ट फॉर्म में कवर किया है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कश्यप। और इस मैराथन क्लास को, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मैराथन क्लास को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है। इसे कम से कम 15 दिन तक हो गए हैं, इसके टाइप करना, इसको एडिट करना, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा, आप समझ सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि अन्य बच्चों के पास भी शेयर करें, जिससे उनको ये हेल्प मिल सके तथा इससे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है हम लोगों का कटिंग टूल। कटिंग टूल क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कटिंग टूल क्या होता है। तो कटिंग टूल क्या होता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, इसमें कटिंग टूल हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है, और इसमें पहला टॉपिक है हम लोग का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो आप जो कि मैकेनिकल के छात्र हैं, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई जा चुकी हैं। तो जल्दी से कमेंट बताइए तो जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं। और चलिए हम बताते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जब किसी पदार्थ, ठीक है, जब किसी पदार्थ पर बल लगाया जाता है, तो पदार्थ के आंतरिक अथवा बाह्य सरफेस में कुछ परिवर्तन होता है। इसी प्रकार के अलग अलग पदार्थ में अलग अलग परिवर्तन होता है। इन्हीं प्रतिक्रियाओं को हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, तो इसमें बताया गया कि जब किसी पदार्थ पर बल लगाया जाता है, यानी कोई भी पदार्थ हो, जैसे आप कंसीडर कर सकते हैं रबड़ हो या माइल्ड स्टील हो, इन दोनों को लेकर आप कंसीडर कर सकते हैं कि एक पदार्थ पर बल लगाया जाए और दूसरी पर रबड़ ज़्यादा फैलेगा, माइल्ड स्टील कम फैलेगा। तो इसमें अलग अलग पदार्थों पर आंतरिक या बाह्य कुछ परिवर्तन आता है। तो इन्हीं परिवर्तनों को या इन्हीं प्रतिक्रियाओं को हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में होती क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें देखेंगे। और कटिंग टूल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कटिंग टूल हमारा चैप्टर है, तो विभिन्न प्रकार के कटिंग टूल को यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मिलिंग कटर, ड्रिल बिट, रीमर्स, ठीक है, एंड सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सभी प्रकार के टूल्स की इमेज दिखाई दे रही होंगी आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग देख रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होती है, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है, टाइप ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में आप सबसे पहले देखेंगे कि सामर्थ्य, स्ट्रेंथ क्या होती है। इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही प्रकार की होती है, लेकिन जो जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैं कवर किया हूँ इसमें। तो आप लोग देखेंगे कि स्ट्रेंथ को क्या कहेंगे हम, कि जब किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाते हैं, तब उसके टूटने से पहले वह जितने बल को सहन कर सकता है, उसे पदार्थ की सामर्थ्य कहते हैं। जैसा कि आप लोग इसके पहले वाले सेमेस्टर में आप लोगों ने यूटीएम टेस्ट किया होगा, या नहीं किया होगा तो या तो देखा तो ज़रूर होगा, या वीडियो में या लैब में आप लोग देखे होंगे कि एक माइल्ड स्टील होता है, जिसकी एक जॉब को यूटीएम मशीन में फंसा कर उसका टेस्टिंग किया जाता है। तो पहले उसमें नेक बनती है, नेक बनने के बाद वो टूट जाता है। तो टूटने से पहले की जो वो बल सहन करता है, उसे कहते हैं सामर्थ्य। या जैसे कि आप एक कोई भी से भी माइल्ड स्टील के लेके कर सकते हैं, जैसे उसमें यूटीएम मशीन पे आप करेंगे, इस प्रकार के टेस्ट को यूटीएम मशीन पे किया जाता है। ये सिंपली अगर आप लोकल में करना चाहते हैं, तो आप रबड़ ले सकते हैं, जैसा कि आज उसे एक मेटल मान सकते हैं, तो रबड़ को लेके भी कर सकते हैं। जैसा कि आप रबड़ खींचते हैं और खींचते खींचते एक ऐसी सीमा आती है कि जिस पे वो टूट जाता है। तो रबड़ तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो अलग कैटेगरी में चला जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आप उसे देख सकते हैं।
फिर उसके बाद आता है हम लोगों का तनन सामर्थ्य। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? तनन सामर्थ्य, टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस होता है कि धातुओं का वह गुण, धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह खिंचाव बल का विरोध करता है। किस बल का विरोध करता है? खिंचाव बल। टेंसाइल जहाँ भी आए वहाँ एक प्रकार का हो जाता है टेंसाइल, मतलब खिंचाव बल। जहाँ आप समझ लीजिए कि जहाँ टेंसाइल आएगा वहाँ आपको खिंचाव बल, ये होगा, खिंचाव बल का अनुभव करती है, उसे तनन सामर्थ्य कहते हैं। जैसा कि आप इलास्टिसिटी पढ़े ही होंगे, उसमें आपको बताया गया होगा ये गुण अधिकतर इलास्टिक पदार्थों में ज़्यादा होता है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इलास्टिक पदार्थों में अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे तन्यता, डक्टिलिटी। इसको तो आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ इसमें कि क्या होता है। जिस गुण के कारण होता है कि जिस गुण के कारण धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। क्या होता है कि जिस गुण के कारण धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं वह गुण तन्यता का गुण कहलाता है। सभी धातुओं के तार बनाए सकते हैं। यहाँ पर सभी धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं, तो इस पर एक शब्द और कह सकते हैं कि एक वर्ड और इसे के लिए यूज करते हैं कि सभी धातुएं तन्य होती हैं। इसमें आपको ये बेसिकली आपको यहाँ वीडियो में देखने के बाद हमारी बातों पे भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत चीज़ों को बातों के माध्यम से भी समझा जा सकता है। इसलिए आप हमारी बातों को भी ध्यान में रखिएगा और इसको साथ में पढ़ते चलिएगा, तो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा आपको। ठीक है, इसमें देखेंगे कि तन्यता तो आपको मालूम ही चल गई कि तन्यता क्या होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे भंगुरता, ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस क्या होती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है कि भंगुरता क्या होती है। बहुत ही देखिए, आपको तन्यता, टेंसाइल और ब्रिटलनेस में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। मैंने जो बातें बताई हैं उसको ध्यान में रखिएगा कि किसी धातु में अधिक भार पर आघात लगाए जाने पर उसके आकार में बिना परिवर्तन के टूट जाए। यानी उस पर कोई आघात लगाया जाए, कोई भी धातु हो उस पर आघात या चोट किया जाए तो उसके आकार में बिना परिवर्तन ही, मतलब किसी भी प्रकार का खिंचाव या संपीड़न या मतलब संपीड़न न हो, धातु के इस गुण को भंगुरता कहते हैं, यानी ब्रिटलनेस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आप ले सकते हैं कास्ट आयरन को, देख सकते हैं आप लोगों ने देखा होगा कास्ट आयरन को कि यदि तो उस पर यदि आघात किया जाता है तो वो फैलने की न, मतलब नगण्य रूप से फैलता है, लेकिन उतना उसको कंसीडर नहीं कर सकते। जितना फैलता है उसे आप कंसीडर नहीं कर सकते, तो उसको आप भंगुर पदार्थ कर सकते हैं। इसमें आता है कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन, इसमें आप कास्ट आयरन को ले सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं इसका। एक मिनट। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें देखिए क्या लिखा गया कि इसी प्रकार और भी कई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आप शुरू से ही पढ़ते गए हैं, तो इसको मैंने काफ़ी शॉर्ट रूप में कवर किया हुआ है कि इसको ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत ना समझते हो, मेन चीज़ों को बता दिया हूँ। तो इसमें आप लोग कठोरता, ये इसी प्रकार का भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसको जो पसंद आए वो भी लिख सकता है, लेकिन जो जो मैंने पहले बताया उसको आप ज़रूर रखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और ये आपको अच्छा खासा नंबर भी दिलाएंगे। इसके बाद प्लास्टिकता, कड़ापन यानी टफनेस, लचीलापन इलास्टिसिटी, आघातवर्ध्यता यानी मोलेबिलिटी, कठोरपन स्टफनेस, फटिक, फिर क्रीप, फिर मशीनेबिलिटी। इसमें फटिक, क्रीप और मशीनेबिलिटी ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाई स्पीड स्टील। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है कि हाई स्पीड स्टील, उच्च
चाल इस्पात क्या होते हैं। इसका हिंदी होगा कि उच्च चाल इस्पात क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि उच्च चाल इस्पात का प्रयोग कर्तन औजार बनाए जाने में किया जाता है। यानी हाई स्पीड स्टील का प्रयोग अधिकतर कर्तन औजार को बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है? इस इस्पात में तप्त कठोरता तथा घिसाव प्रतिरोधी अधिक होने का गुण होता है। अच्छा जी, तो इसमें इस इस्पात में क्या होता है, औजार इसके क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इसमें तप्त कठोरता यानी अधिक गर्म होने पर भी ये अपनी कठोरता के गुण को बनाए रखते हैं तथा घिसाव प्रतिरोधी। यहाँ पे देखिए, घिसाव, यहाँ पे देखिए घिसाव प्रतिरोधी, एक मिनट, घिसाव प्रतिरोधी होते हैं, अधिक होने का गुण होता है। और यह लगभग, एक बात आपको बता, 900 डिग्री सेल्सियस 900 डिग्री सेल्सियस तक उच्च चाल इस्पात के औजार अपनी कठोरता बनाए रखते हैं। यानी 900 डिग्री सेल्सियस तक भी ये अपनी उच्च चाल इस्पात की जो होते हैं वो अपनी कठोरता बनाए रखते हैं। सामान्यतः इनकी 3 किस्में होती हैं। ठीक है, सामान्यतः इनकी 3 किस्में होती हैं। ये जो तीनों किस्में हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे लगभग 7 से 8 नंबर एकदम फिक्स है। इन तीनों से 7 से 8 नंबर आपको एकदम कंफर्म है, मिलना ही मिलना है। इसको काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग 1841 हाई स्पीड स्टील है, 1841 उच्च चाल इस्पात क्या होता है। तो इसमें मैं बताया हूँ कि पहले इसमें मैं इसको बस इसके जो अवयव होते हैं कि कौन कितना परसेंट मिला होता है, इसको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसको मैं आपको बताता चलूँगा कि किसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसीलिए मैं इसको यहीं से आपको बताऊँगा। तो उस बातों को ध्यान में रखिएगा कि ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम उच्च टंगस्टन, जो पहला है उच्च टंगस्टन यानी 1841। जो ये 1841 आपको दिखता है ये होता है उसमें जो उसके अवयव जो होते हैं, तत्व जो मिले होते हैं टंगस्टन, जैसे 18% टंगस्टन, 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वैनेडियम मिला जाता है। तो इसी को इसलिए इस उच्च टंगस्टन इस्पात को कहा जाता है 1841 उच्च चाल इस्पात। तो इसमें टंगस्टन, क्रोमियम और वैनेडियम, ठीक है। तो टंगस्टन को इसलिए मिलाया जाता है कि इसमें रक्त तत्व जो कठोरता होती है वो टंगस्टन के कारण होती है। टंगस्टन और क्रोमियम ये दोनों मिलके उसको रक्त तत्व लाल पे कठोर बनाने का काम रखते हैं, बनाए रखने का काम करते हैं। और उसके बाद वैनेडियम जो होता है, वैनेडियम ये घिसाव प्रतिरोधी बनाने का कार्य करता है। ठीक है, घिसाव प्रतिरोधी बनाने का कार्य करता है। ठीक है, कंफर्म होगा आपको। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मॉलिब्डेनम हाई स्पीड स्टील, मॉलिब्डेनम हाई स्पीड स्टील। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 6% मॉलिब्डेनम, 6% टंगस्टन और 2% वैनेडियम होता है। तो इसमें टंगस्टन जो होता है वो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लाल कठोरता के लिए, वैनेडियम जो घिसाव प्रतिरोधी के लिए, मॉलिब्डेनम भी उसमें कठोरता के लिए ही ऐड किया जाता है तथा घिसाव प्रतिरोध को, दोनों गुणों को कम करता है। और इसमें जो होता है सबसे सुपर जो होता है वो होता है कोबाल्ट उच्च चाल इस्पात, यानी इसको सुपर हाई स्पीड स्टील भी कहते हैं। इसमें जो होता है कि 2% कोबाल्ट होता है, 2% कोबाल्ट, 20% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 2% वैनेडियम और 12% कोबाल्ट होता है। इतनी चीज़ें होती हैं इन, जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि उच्च टंगस्टन, मॉलिब्डेनम हाई स्पीड स्टील, कोबाल्ट हाई स्पीड, उच्च टंगस्टन हाई स्पीड स्टील। ठीक है, इन तीनों की जो अवयव होते हैं इसमें मिला गया। और बाकी चीज़ें आप इसमें कर्तन औजार के गुण को भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए एक नंबर पूछता है तो आप इसके अवयव का आप परसेंटेज दिखा के रहने देंगे तो होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। और यदि आपको लॉन्ग में पूछता है तो आप इसको लिखेंगे। और जैसा कि जानते हैं कि आप कर्तन औजार के
गुड़ को भी लिख सकते हैं कि इनके द्वारा कर्तन औजार में पैनेडियम का यूज़ क्यों किया जाता है, क्रोमियम का यूज़ क्यों किया जाता है, टंगस्टन का यूज़ क्यों किया जाता है। इन सभी को लिखने पे आपको 5 नंबर आपको आराम से मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टेलाइट क्या होता है, स्टेलाइट क्या चीज़ है। ठीक है, इसको सिलेबस में दिया गया है आपके स्टेलाइट। तो स्टेलाइट जो है यह अलौह मिश्र धातु है, यानी इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती। इसमें लोहे की मात्रा शून्य, जैसे आपको आगे बता भी दिए गए कि इसमें लोहे की मात्रा शून्य होती है। इसे कास्टिंग द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसे कास्टिंग द्वारा इसलिए बनाने का कार्य इसको कास्टिंग इसको कास्टिंग से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं। इनको मोल्ड में ढाला जाता है। ठीक है, फिर इनको ग्राइंड करके जो हम लोग को उचित शेप चाहिए था उस शेप में हम पहले इनको ढाल लेते हैं, और जो थोड़ी बहुत जो इसमें बची रहती है, मतलब कोरे या जो होती हैं, उनको ग्राइंडिंग की क्रिया द्वारा निकाल दिया जाता है। अब इसमें क्या क्या होता है कि इसमें होता है कोबाल्ट जो कि होता है 45%, टंगस्टन जो कि 18% लाल तत्व कठोरता के लिए, क्रोमियम जो कि ये भी कठोरता को भी बढ़ाता है, और कार्बन होता है 2%, यानी 45, 18, 35, 2। ठीक है, इन चीज़ों को मिलाकर बनता है स्टेलाइट। और स्टेलाइट को आपको बता दें कि ये हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा अत्यधिक कठोर होता है, लेकिन यह भंगुर होने के कारण इसको, मतलब हाई स्पीड की अपेक्षा यह भंगुर होता है, तो इसमें आघात को सहने की क्षमता बहुत ही कम होती है, इसलिए इस स्टेलाइट का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में किया, लेकिन इसकी कर्तन औजार उच्च 40 इस्पात से अधिक कटाई गति पर कार्य कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सीमेंटेड कार्बाइड क्या होता है। सीमेंटेड कार्बाइड, ठीक है, सीमेंटेड कार्बाइड, तो इसमें देखेंगे इसमें कुछ मात्रा में क्या होता है सीमेंटेड कार्बाइड कि इसमें कुछ मात्रा में टंगस्टन, एक मिनट थोड़ा छोटा हो गया, मैं इसको बड़ा करूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ मात्रा में टंगस्टन कार्बाइड और टाइटेनियम कार्बाइड के कणों को बंधक के रूप में निकिल अथवा कोबाल्ट के चूर्ण को मिलाकर और सांचों में दबाकर अभिष्ट आकार प्राप्त किया। ये भी स्टेलाइट की तरह है कि इसमें कुछ मात्रा में टंगस्टन कार्बाइड और टाइटेनियम कार्बाइड, ये दोनों धातुओं को, टंगस्टन कार्बाइड और टाइटेनियम कार्बाइड के जो कण हैं वो बंधक के रूप में काम करते हैं। और मेन क्या होता है, निकिल और कोबाल्ट, जो निकिल और कोबाल्ट होते हैं इसके चूर्ण यानी चूर्ण को मिलाकर और टंगस्टन कार्बाइड और टाइटेनियम कार्बाइड को मिलाया जाता है, ताकि ये निकिल और कोबाल्ट के चूर्ण को आपस में जकड़े रहें यानी बंधे रहें। फिर इन्हें बाद में 1400 डिग्री सेल्सियस पर सिंटेट किया जाता है। सिंटेट की प्रक्रिया के बाद ठोस आकार को हो जाता है। ठीक है, इसमें सिंटेट 1400 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1400 डिग्री सेल्सियस बहुत ही अधिक तापमान हो जाता है, तो 1400 डिग्री सेल्सियस पर इन्हें सिंटेट किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये ठोस हो जाता है और बहुत ही कठोर हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बताया गया है कि हीरे के बाद कठोरता में इन्हीं का स्थान होता है। जैसा कि सबसे कठोरतम पदार्थ होता है हीरा, और इसके बाद हीरे के बाद होता है सीमेंटेड कार्बाइड का स्थान कठोरता में। तो महंगे होने के कारण इनकी केवल कर्तन औजार की टिप बनाकर प्रयोग किया जाता है। सैंक पर इनको ब्रेजन क्रिया द्वारा फिक्स किया जाता है। इसको मैं बता सकता हूँ कि आप कहाँ इसको देखेंगे। जैसा कि आप अपनी बाइक बनवाए होंगे, इंजन या कुछ भी, इंजन जब खुलती है आपकी तो पिस्टन को बोरिंग के लिए भेजा जाता है, तो आप वहाँ पे जाएंगे कि ग्लेज पे देखेंगे तो वो एक अलग प्रकार का टूल यूज़ करते हैं जिसमें टिप लगी होती है। जो टिप होती है ना वो सीमेंटेड कार्बाइड की होती है, और इसके द्वारा जो कटिंग की जाती है, स्मूथिंग की जाती है, बहुत ही बढ़िया होती है।
एक मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है टाइटेनियम कार्बाइड, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके अधिकतर ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए इसके पूरे शैंक या बॉडी नहीं बनाई जाती इसके, बस इसको शैंक पे इसकी टिप को ब्रेजन क्रिया द्वारा जोड़ दिया जाता है और कटाई मतलब टर्निंग या जो भी टर्निंग फेसिंग जो भी क्रिया करनी होती है वो की जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिरेमिक्स और हीरे क्या होते हैं। सिरेमिक्स और हीरे, ठीक है। सिरेमिक्स और हीरे क्या होते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि सिरेमिक्स बहुत ही कठोर पदार्थ होते हैं। जो सिरेमिक्स होते हैं वो बहुत ही कठोर पदार्थ होते हैं जिन्हें सिंटेट एल्युमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न बोरान चूड़ों के से बनाया जाता है। यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड और बोरान के चूड़ को आपस में मिला के इसको बनाया जाता है। इन्हें लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस, देखिए सीमेंटेड कार्बाइड जो थे वो था 1400 डिग्री सेल्सियस, कितना था 1400 डिग्री सेल्सियस, अभी तो यही अधिक था। इसके बाद ये आ गया है 1700 डिग्री सेल्सियस, बाप रे बाप, 1700 डिग्री सेल्सियस मतलब आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तापमान होता है। तो 1700 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर ये सिंटेट किया जाता है, तो ठीक है। तो इसको बताया भी गया है यहाँ पर, देखिए सीमेंटेड कार्बाइड की अपेक्षा सस्ता होने के कारण इनका प्रयोग बहुत ही अधिक मात्रा में टिप बनाने में किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, उसमें टाइटेनियम और टंगस्टन और निकल के कारण उसकी जो प्राइस होती है वो बढ़ जाती है। और इसमें देखिए सबसे सिंपल चीज़ें यूज की गई हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड और बोरान चूर्ण, तो इन्हें और 1700 डिग्री सेल्सियस तापमान तक यूज किया जाता है। और सीमेंटेड कार्बाइड की अपेक्षा सस्ता होने के कारण इनके टिप अधिक बनाए जाते हैं। फिर इसमें सीमेंटेड कार्बाइड जो है, सीमेंटेड कार्बाइड की अपेक्षा ये 4 गुना तथा हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा 40 गुना अधिक कर्तन चाल पर प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी कठोरता और इसकी यूज़ आप देख सकते हैं कि सीमेंटेड कार्बाइड की अपेक्षा 4 गुना और तथा हाई स्पीड यानी उच्च चाल इस्पात की अपेक्षा 40 गुना अधिक कर्तन चाल पे इसको प्रयोग किया जा सकता है, यानी बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है। इसके अन्य गुण क्या हैं, इसके अन्य गुणों को भी डिफाइन किया गया है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो इसमें कंप्रेसिव संपीड़न क्षमता होती है वो भी होती थी। फिर बेंडिंग स्ट्रेस, हाई टेम्परेचर, सरफेस फिनिशिंग, जो कि एक कर्तन औजार के गुण जो होते हैं उसको पूरे के पूरे रूप से सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए सिरेमिक्स का यूज कर्तन औजार में बहुत ही अधिक किया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ आप ले सकते हैं इसका। इसके बाद और हीरा की जैसा कि आप जानते ही हैं यह सबसे कठोरतम पदार्थ है, लेकिन उसके साथ साथ यह भंगुर भी होता है। इसका प्रयोग स्मूथ फिनिशिंग के लिए किया जाता है, मतलब अच्छी सतह परिस्थिति के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। और हीरे के बारे में आपको काफ़ी अच्छे, अगर आपको इसमें दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसको मैं अलग से सेक्शन को लेके कवर सकता हूँ, क्योंकि हीरा एक उसकी संरचना से भी रिलेटेड होता है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट वैल्यूएबल जो टॉपिक है वो है टूल ज्योमेट्री। और टूल ज्योमेट्री किसकी है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की। किसकी है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री है। तो एकल बिंदु कर्तन औजार की मूल कोण, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि जितने अधिक कोणों को दर्शाया जा सकता है मैंने उस इमेज को कवर किया है। तो आप इसमें देख सकते हैं जो भी एंगल छूट गया होगा तो उसके लिए आप क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि सभी एंगल्स को एक साथ डिफाइन करना संभव नहीं था।
तो आप देख सकते हैं इसमें अधिक से अधिक चीज़ों को कवर की गई है, बस एक तो एंगल हमें लगता है कि छूटा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसा भी होगा उसको भी देख लिया जाएगा। अब तक तो देखा ही जा रहा है। तो ठीक है, इसमें देखेंगे एकल बिंदु कर्तन औजार। जो एकल बिंदु कर्तन औजार के हैं वो मूल क्या है, मूल कोण क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट कोण। तो ठीक है, इसमें देखेंगे अवनमन कोण, रैक एंगल। तो रैक एंगल क्या होता है कि औजार के फलक फेस यानी, ये गलत टाइप हो गया यहाँ पे, तथा होगा, तथा हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में टाइप हो गया। तथा आधार के समानांतर एक तल, समानांतर एक तल की, यानी जो समानांतर एक आधार के समानांतर एक तल होता है, जो आधार के समानांतर जो तल होता है, तथा फेस और आधार के समांतर तल के मध्य बनने वाले जो फेस का तल, ठीक है, उसके बाद आधार का जो तल होता है, उन दोनों के समांतर, जो एक दूसरे के समांतर तो होंगे नहीं, क्रॉस एंगल थोड़ा सा होंगे, थोड़ा सा, तो मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं, रैक एंगल। ये तीन प्रकार के होते हैं, पश्च अवनमन कोण, बैक रैक एंगल, पार्श्व अवनमन कोण, साइड रैक एंगल, शीर्ष अवनमन कोण, टॉप रैक एंगल। तीन प्रकार के होते हैं। आप इसको इस साथ ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग का आएगा इसके बाद आता है हम लोग का सेकेंड लीप एंगल। अब लीप एंगल में क्या होता है कि फलक, फेस और पार्श्व के मध्य बने कोण को लीप एंगल कहते हैं। यानी फेस और पार्श्व, यानी साइड के, फेस और साइड के मध्य बने कोण को हम लोग लीप एंगल कहेंगे। और उसके बाद हम लोग का है थर्ड अवकाश कोण, क्लियरेंस एंगल। अवकाश कोण क्या होता है इसको देखेंगे हम लोग। अवकाश कोण उस कोण को कहते हैं जो औजार के क्षैतिज अवस्था में उसके सामने अथवा दोनों तरफ की उन पृष्ठों से बनता है जो कर्तन धार से मिले हुए उसके नीचे होते हैं। ठीक, तो अवकाश कोण किसे कहेंगे हम लोग उसको देखेंगे। ठीक, अवकाश कोण उस कोण को कहते हैं जो औजार की क्षैतिज अवस्था है। ठीक है, क्षैतिज अवस्था और उसके सामने के दोनों अथवा दोनों तरफ की जो कर्तन औजार होता है, जो कर्तन बिंदु, ठीक है, उसके दोनों तरफ जो उस पृष्ठ को मिलाती हुई दोनों भुजाएं जाती है। ठीक है, कर्तन धार होती है उस पृष्ठ को जो मिलाती है, कर्तन धार के पृष्ठ को, उसके मिले हुए जो नीचे की तरफ होते हैं, नीचे की जो डंडे की तरफ खड़े होते हैं, आप उसको ज्योमेट्री में देखेंगे तो उसको कहेंगे क्लियरेंस एंगल। जैसा कि आपको अभी आगे दिखाया भी जाएगा। ठीक है, उसके मिले हुए उसके नीचे होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्लियरेंस एंगल को दिखाया गया है। ये जो कर्तन धार है ये तो 2D फिगर है, अब 3D में होता तो अच्छे से समझ में आता। जो कर्तन धार से ये नीचे की तरफ आए हुए हैं, ठीक है, ये दोनों क्लियरेंस देने का जो कार्य करते हैं, सीधे से क्लियरेंस एंगल मतलब अवकाश देने का जो कार्य करते हैं। अब हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कर्तन कोण, कि कर्तन कोण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि कर्तन कोण क्या होता है। स्लाइड को करेंगे थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, अब देखिए कर्तन कोण क्या होता है। औजार के कर्तन कोण का मान इस बात पर निर्भर करता है कि कार्य के अक्ष के साथ औजार को किस स्थिति में पकड़ा गया है। देखिए यहाँ पे पहली बात कही गई है कि औजार के कर्तन कोण का मान, यहाँ पे कोण 2 बार हो गया है तो सिंगल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंगल रहेगा। तो औजार के कर्तन कोण का मान इस बात पर निर्भर करता है कि कार्य के अक्ष के साथ औजार को किस स्थिति में पकड़ा गया है। पहली शर्त होगी कि किस स्थिति में पकड़ा गया है, उस हिसाब से
तय होगी कि कर्तन कोड कौन सा है। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखेंगे औजार का कुल कर्तन कोड औजार के फलक तथा बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के बीच बनने वाली कोण है। क्या है औजार, एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज करें। यहाँ पे देखेंगे कि औजार का कुल कर्तन कोण जो होता है, ठीक है, औजार के फलक यानी फेस तथा बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण। जो बिंदु, जो संपर्क बिंदु, जो टच करता है कार्यखंड को, उसे उस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कार्य है। जो कार्य के मशीनीकृत पृष्ठ पर उस बिंदु पर स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, उस बिंदु पर, मैंने कहा ना बिंदु जो टच करता है उस पे स्पर्श रेखा यानी उसकी टेंजेंट होती है। उस पे क्या होती है टेंजेंट होती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सहायक कोण, रिलीफ एंगल क्या होता है। किसी भी कर्तन औजार का रिलीफ एंगल क्या होता है। तो औजार के पार्श्व तथा कर्तन बिंदु से औजार के आधार पर खींची गई लंब रेखा के बीच के कोण को सहायक कोण कहते हैं। क्या है कि औजार के पास यानी साइड तथा कर्तन बिंदु, साइड और कर्तन बिंदु से औजार के आधार पर जो खींची गई लंब रेखा के बीच बनने वाले कोण को सहायक कोण कहते हैं। यानी साइड और कर्तन बिंदु से जो आधार पर रेखा यानी लंब खींची जाती है वो होती है, उस जो लंब रेखा के बीच जो लंब रेखा खींची जाती है उसके बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं सहायक कोण या रिलीफ एंगल। इसके बाद देखेंगे अंत्य कर्तन कोण, इंड रिलीफ एंगल। तो क्या होगा कि इस कोण से पता चलता है कि समतल जिससे औजार का अंत्य बनाया गया जहाँ वो इंड हो रहा है, ठीक है, जहाँ वो इंड हो रहा है वह नासिका से एक कोण पर घिसकर शंख के पार्श्व की ओर ढाल बनाया जाता है। यानी नासिका से घिसकर जो शंख का जो साइड होती है उसकी ओर एक ढाल बनाई जाती है। ठीक है, यह कोण औजार की कार्य प्रविष्ट करने में सहायता करता है, अर्थात इस कोण के प्रभाव से औजार कार्य को करता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो कटिंग पॉइंट के बगल में जो ढाल सा एरिया होता है जो करखंड में अंदर की ओर होता है, जो अन्य विशेष जो कटिंग का कार्य करता है, जो अन्य कटिंग का कार्य करता है वो होता है औजार को कट करता है। यानी औजार जो कार्यखंड को काटता है उसमें अधिक सहायता करता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग पार्श्व कर्तन को, साइड कटिंग एज एंगल। अब इस कोण में क्या होता है, इस कोण से पता चलता है कि वह समतल जिससे औजार का पार्श्व बाजू बनाया गया, यानी बाजू साइड बनाया गया है, वह शंख की बाजू से कोण पर घिसकर बनाया गया है। अधिकांश कर्तन क्रिया इसी कोण के माध्यम से होती है। यह कोण औजार की आयु को बढ़ाता है तथा पृष्ठ पर परिस्थिति सुधार लाता है। पार्श्व कर्तन जो साइड कटिंग एज होता है, इससे कोण का पता चलता है कि वह समतल जिससे औजार का पार्श्व बनाया गया है वो शंख की बाजू से घिसकर बनाया जाता है। अधिकांश कर्तन क्रिया जो इसमें बताई जा रही है कि अधिकांश कर्तन क्रिया इसी कोण के माध्यम से की होती है। यह औजार की आयु को बढ़ाता है तथा पृष्ठ पर परिस्थिति में सुधार लाता है। ठीक है, ये तो हो गया हम लोगों का पार्श्व कर्तन कोण। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें मेरे बताने के साथ साथ आप लोग मेरी बातों को भी गौर से सुनिएगा, क्योंकि सभी चीज़ों को इसमें लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इतने ही चीज़ें नहीं लिखनी है आपको, मेरी बातों को भी ध्यान में रखेंगे तो ये बातें आपको वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में याद आएंगी, तो आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे और अच्छा नंबर गेट पाएंगे। और इसमें जो फिगर्स हैं आपको
मैं बता दूं कि आप उसको बना लीजिएगा, क्योंकि फिगर्स को याद नहीं करा जा सकता, उसको प्रैक्टिस चाहती है, प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस मांगती है। आप प्रैक्टिस से ही चीज़ों को सीख सकते हैं। तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस को सीखें। वीडियो को एक बार में ना समझ में आए तो 2 से 3 बार में देखें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सके। इसके बाद हम लोगों का टॉपिक है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इसके बाद हम लोग का हेडिंग है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो इस कर्तन हो गया, यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पे इस होगा इस कर्तन औजार में एक से अधिक कर्तन, यहाँ पे मिस्टेक हुई, कर्तन धारे होती हैं जो इसके अंतर्गत मिलिंग कटर आता है, ग्राइंडिंग व्हील आता है। ठीक है, ये सब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मिलिंग कटर, ग्राइंडिंग व्हील, इसमें अलग कर्तन कोड़े होती हैं। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन कई प्रकार मतलब कई सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स को मिलाकर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स बनाया जाता है। जैसे कि आप मिलिंग कटर में देख सकते हैं, कई सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को मिलकर बनाया गया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इनका वर्गीकरण किया गया है कि इसके अतिरिक्त गति के अनुसार कर्तन औजार को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। देखिए कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें इसके अलावा इसमें 3 और भागों में वर्गीकृत किया गया है: रैखिक गति कर्तन औजार, घूर्णी गति कर्तन औजार, रैखिक एवं घूर्णी गति कर्तन औजार। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रीमर। रीमर क्या होता है? रीमर, तो जब ड्रिलिंग ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है, जब ड्रिल किया जाता है तो उसकी आंतरिक सतह रुक्ष होती है, यानी उबड़ खाबड़ होती है, और कहीं कहीं अच्छी सतह परिस्थिति की आवश्यकता पड़ती है, तथा इस परिस्थिति के माध्यम से छिद्र को किसी आवश्यक फिटिंग करने के लिए उसको थोड़ा बड़ा किया जाता है। इस प्रक्रिया को रीमिंग प्रक्रिया कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया जिस टूल से की जाती है उसे रीमर कहते हैं। तो सब बात को समझिएगा कि जब उस पर ड्रिल किया जाता है, किसी भी कार्यखंड पर ड्रिल किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसको मान लीजिए किसी चीज़ में फिट करने के लिए थोड़ी सी और उसमें होल को बड़ा करना है, तो इसमें रीमर का काम है 3%, 0 से 3%, यानी उनसे 3%, इसके 3% के अंदर ये होल को इतना परसेंट बड़ा करता है, और बड़ा भी करता है, और साथ ही साथ उसमें जो रुक्ष सतह होती है, जो इसमें चिप्स व आदि फंसे रहते हैं, उसको स्मूथ है और निकालने का कार्य होता है रीमर का। और ये एक प्रक्रिया जो होती है वो रीमिंग का आता है, और जिससे की जाती है वो टूल होता है रीमर। ठीक है, ड्रिलिंग क्या होगा? रीमर, रीमिंग, ठीक है, रीमिंग, इसे ये प्रक्रिया होती है रीमिंग, और जिससे की जाती है वो होता है रीमर। तो यहाँ पे कुछ टाइप के रीमर्स दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ रीमर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिया गया है हैंड रीमर, ये हैंड रीमर, ये जॉबर्स रीमर, ये सेल रीमर, ये चकलिंग फ्लटेड रीमर, हेलिकली फ्लटेड चकलिंग नीलर, स्ट्रक्चरल रीमर। ठीक है, ये तमाम प्रकार के रीमर यहाँ पे दिए गए हैं, जिसको आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार के रीमर्स, मतलब उनकी फिगर या उनका बनावट कैसे होती है। इसके लिए इस फोटो को ऐड किया गया था, तो जिससे कि आपको आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और बातों को ध्यान में देते चलेंगे, और फिगर्स को आप अपनी कॉपी पे 1 से 2 बार बनाएंगे, तथा जहाँ ना समझ आए आप वीडियो को 1 से 2 से 3 बार देखें, जिससे कि आपको बार बार ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, 1 मिनट, इसको स्क्रीनशॉट के लिए तैयार करूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इन सभी रीमर्स का। ठीक है, अब एक हेडिंग है हम लोगों का, यहाँ पे हम लोगों के टॉपिक है थ्रो अवे और डिस्पोजेबल इंसेक्ट। ये क्या होता है? इसकी हिंदी नहीं दी गई है। इसका हिंदी और इंग्लिश मीडियम मतलब दोनों यही होता है कि थ्रो अवे और डिस्पोजेबल इंसर्ट। तो इसमें क्या होता है कि सीमेंटेड कार्बाइड तथा ऑक्साइड टूल प्राय इंसर्ट के रूप में बने होते हैं। यह इंसर्ट प्राय इंडेक्सेबल प्रकार के होते हैं तथा अनेक कर्तन कोर रखते हैं। जब एक कोर खराब हो या टूट जाती है तो इंसर्ट की इंडेक्सिंग करके नई कर्तन कोर प्रस्तुत कर दी जाती है। जब समस्त कर्तन कोर टूट जाते हैं तो इंसर्ट को निष्प्रस्तुत कर दिया जाता है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि डिस्पो मतलब एक से अधिक बार यूज़ करने के लिए ये जो टूल होती है सीमेंटेड कार्बाइड और तथा ऑक्साइड जो टूल प्राय यूज की जाती है उसमें कई कर्तन कोड होते हैं जिन्हें इंसर्ट किया गया रहता है। तो मान लीजिए एक कर्तन कोड जब ख़राब होती है तो वो टूल को आप फेंकेंगे नहीं, उतने बड़े टूल को खरीदने जाएंगे तो फिर कास्ट आएगी तो आपके उत्पादन का वो कास्ट बढ़ेगा। तो इसके लिए इसमें इंडेक्सिंग की गई रहती है। तो आप एक टूट जाती है तो अगले को लगाएंगे, एक वो टूट जाता है। इसी प्रकार जब आपके टूल में जितने भी कर्तन धारे रहेंगे वो सभी खराब होने के बाद आप उसे चेंज करना पड़ता है। और सबसे पहली बात को इसमें देखते रहना होता है कि कहीं टूल खींच तो नहीं रहा है, कितना खींच रहा है, उसकी ग्राइंडिंग बराबर समय समय पर अगर आप ग्राइंडिंग करते हैं तो ये टूल बहुत ही लंबे समय तक टिकते हैं। तो ज़रूरी है कि समय आवश्यकता पर ग्राइंडिंग करते रहें और उसकी धार को मेंटेन किए रहें। ये होता है हमारा थ्रो अवे और डिस्पोजल इंसेक्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ड्रिल टूल क्या होता है। ड्रिल टूल, तो ड्रिल टूल क्या होता है कि ड्रिलिंग एक ऐसी मशीन संक्रिया है जिसके द्वारा किसी ठोस पदार्थ में औजार अथवा कार्य खंड को किसी एक को घोड़ी, ये घोड़ी हो गया है, सॉरी यहाँ होगा घोड़ी, यहाँ होगा घूर्णी गति प्रदान की जाती है या अच्छी, यहाँ पे भी गलत हो गया, यहाँ होगा अक्षीय, अक्षीय गति प्रदान करके चित्र बनाए जाते हैं। या चित्र यहाँ पे देखिए काफ़ी मिस्टेक हुआ है इसमें, ये छिद्र होगा। यहाँ पे थोड़ा मैं ध्यान दें उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगूंगा कि यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है। चित्र यानी यही छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में औजार को ड्रिल या परमा कहते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ घुंडी रहेगा, ठीक है, यहाँ अक्षी रहेगा और यहाँ छिद्र रहेगा। ये तीन यहाँ पे देखिए ठोस पदार्थ औजार कार्य खंड, ये घोड़ी की जगह घोड़ी होगा, टाइप करने में थोड़ी सी गलती हुई है। अक्षी की जगह अक्षी होगा और यहाँ चित्र की जगह छिद्र होगा, ठीक है, टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक है। तो ड्रिल टूल क्या होता है कि ड्रिलिंग एक ऐसी मशीन पे जिसके द्वारा कि ठोस या तो कभी या मशीन टूल भी ड्रिल बिट को तो घुमाया जाए या कार्यखंड को ही घुमाया जाए। बात तो एक ही है। जैसे कि एक कहावत सुनी होगी आपने, बहुत फेमस है कि तरबूजा चाहे चाकू की दे, चाहे चाकू तरबूजे पे कटना, तो तरबूजे के भले का थोड़ा कटने में अंतर हो। हम जानते हैं कुछ लोग निकालेंगे कि कम कटेगा ज़्यादा कटेगा, थोड़ा कटने में अंतर हो लेकिन कटना तो है। तो इसी प्रकार इसमें छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में औजार को ड्रिल या परमा कहते हैं। इसके बाद होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ड्रिल टूल। हम लोगों में ड्रिल टूल पढ़ना है तो इसके डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे क्या क्या होता है। आप इसको अच्छे से याद करेंगे। देखिए हमारे साथ बॉडी, फिर लैंड, फिर बॉडी क्लियरेंस, स्पाइरल फ्लट्स, नेक होता है, सैंक होता है, टैंग होता है, इसमें सेंटर वेव होता है और कटिंग एज और लिप्स होता है। कटिंग एज और लिप्स होता है। यहाँ पे आपको इसका फिगर दिखाया गया है, जैसा कि देख सकते हैं। इसमें फ्लक्स, फ्लिट्स, मार्जिन,
हील, फ्लश लेंस, ये बॉडी दिखाई गई है, ये नेक दिखाया गया है, ड्रिल एक्स दिखाया गया है, टैंक ड्राइव, टेपर शेप, स्ट्रेट शैंक, ठीक है, पॉइंट एंगल, फ्लैंक, डायमीटर क्या है, फेस क्या है, चीजेल एज क्या है, लेंथ क्या है, मार्जिन क्या है, बॉडी डायप क्लियरेंस क्या है, क्लियरेंस डायमीटर क्या है, ठीक है, ये सभी चीज़ें दी गई। ये होती है ड्रिल टूल। ठीक है, इसके बाद हम लोग का आता है ड्रिल एंगल में। इसमें ड्रिल टूल में ही पढ़ना है हम लोग को ड्रिल एंगल। तो ड्रिल एंगल में होता है लिप अवकाश कोण, रैक एंगल, वेज एंगल। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मिलिंग कटर क्या होता है। मिलिंग कटर ये भी हमारे चैप्टर में है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि क्या होता है मिलिंग कटर। तो मिलिंग कटर एक प्रकार का घूर्णी औजार है, यानी रोटेटिंग डिवाइस है। इसमें इसकी परिधि पर एक समान दूरी पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की भांति खांचे बने रहते हैं। इन्हीं खांचों को दाता कहते हैं और यही खांचे कटाई का कार्य करते हैं। यानी बहुत से सिंगल पॉइंट कटिंग टूलों को, मैंने पहले बताया कि बहुत से सिंगल पॉइंट कटिंग टूलों को मिला के मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं और मिलिंग कटर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मिलिंग कटर एक प्रकार का घोड़ी औजार, इसकी परिधि पर एक समान दूरी पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की भांति खांचे में। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, इसमें भी रिलीफ एंगल, क्लियरेंस एंगल, रिलीफ एंगल, रेडिकल रैक एंगल, बैक अप टूट, बॉटम लैंड, फिलेट फेस, टी टेस्ट, रूट डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं मिलिंग कटर में। मिलिंग कटर आपको समझ में आ गया। और फिगर भी आप बनाएंगे, ये फिगर आप एग्जाम में बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं और बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन और स्थापन या स्थिति का अवधारणा या सिद्धांत क्या होता है। इसमें देखिए किसी भी जिग एंड फिक्सर पर किसी भी कार्यखंड को मतलब स्थापित यानी उसकी स्थिति को निर्धारित करने के लिए इस सिद्धांत का बहुत ही बड़ा रोल होता है। जो कि इसमें देख सकते हैं कि जो कि 3 अक्षें होती है एक्स वाई जेड। तो कोई भी कार्यखंड यानी फ्री स्पेस में कोई भी कार्यखंड 3 परस्पर लंबों पे, जैसा कि यहाँ पे 1 2 और 3 परस्पर लंबों पर और इन्हीं 3 परस्पर लंबों पर घूर्णी गति यानी 3 सापेक्ष गति और 3 घूर्णी गति कर सकते हैं। ये 3 मिला के 6 प्रकार की गतियों को कर सकते हैं, जिन्हें 6 स्वतंत्र संख्याएं भी कह सकते हैं, जिसे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहा जाता है। तो इसमें तो जो ये 6 गतियाँ होती है यानी डिग्री, ये जो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं, इनको जिग एंड फिक्सर पर कार्य करने के लिए इन पे 6 डिग्रियों पर रोक लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। इसी के लिए इन अवस्थापन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है और इसे ही प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन या प्रिंसिपल ऑफ अवस्थापन या प्रिंसिपल ऑफ स्थिति कहते हैं। जैसे कि आपको फिगर के माध्यम से दिखाया गया कि तीनों 6 गतियों को किस प्रकार 6 गतियाँ किस प्रकार होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स अक्ष के सापेक्ष एक जेड अक्ष के और एक वाई अक्ष पे, फिर एक जेड अक्ष पर गुणन गति, वाई अक्ष पर गुणन गति और एक एक्स अक्ष पर गुणन गति। ये हो गया हम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन। अब इसके बाद हम लोग का आता है इसमें 3-2 सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है हम लोग का 3-2-1 प्रिंसिपल, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा चांस लेता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि इसमें 3 प्रकार के फिगर्स हम लोग देखेंगे, एक 3 के लिए, एक 2 लोकेशन के लिए यानी
एक 3 यानी 3 2 1, इन तीनों स्थितियों को 3 2 1 कहेंगे। तो इसमें 3 वाली स्थिति जो दिखाई गई है, तो इसमें देख सकते हैं, तो जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं कि इसमें 3 टागों वाली एक वस्तु प्रदर्शित की है। जैसा कि इसमें आपको 3 मतलब टांगों पे स्थिर एक वस्तु दिखाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कितने भाग, आप गेस कीजिए कि कितने भागों को स्थिर किया गया, मतलब कितने स्वतंत्र संख्याओं को स्थिर किया गया है। तो इसमें देखिए, इस स्थिति में हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 टांगों वाली वस्तु है। इस पर हम कितने भागों पर, 3 टांगों पर अगर स्थिर फिक्स किया जाए तो कितने भागों पर इसके, यानी कितनी स्वतंत्र जो संख्याएं हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम से, उन पे कवर किया जा सकता है। तो पहला तो वो आपको ओ आई हो जाएगा, इस पर कोई भी सरल रेखीय गति नहीं होगी। उसके बाद ओ एक्स जो है, ओ एक्स, ये एक्स एक्स और ये जेड एक्स, इस पर किसी भी प्रकार की, ये एक्स ये जेड ऊपर की तरफ, इस पर किसी भी प्रकार की घूर्णन गति नहीं होगी, क्योंकि ये इधर से होगा तो इसको ये रोकेगा, इस पार्ट को कराएंगे घूर्णन गति तो ये पार्ट रोकेगा, और इस पार्ट को घूर्णन गति कराएंगे तो ये पार्ट रोकेगा। ठीक है, इस प्रकार 3 गतियों पर, यानी एक ऊपर नीचे वाली गति, और ये घूर्णन गति जो है, यहाँ से ये घूर्णन गति करे तो ये वाला पार्ट रोकेगा, ऐसे सिंपल रोटेट करेगा तो इधर, और ये वाला पार्ट जब, ठीक है, इसको थोड़ा इरेज करो। पहले तो ये रेसिप्रोकल मोशन जो है इसको रोकेगा, फिर ये वाला पार्ट मोशन नहीं कर सकता ऐसे, क्योंकि ऐसे करने पर ये वाला पोर्शन इसको रोकेगा, और यहाँ से करने पर ये वाला पोर्शन इसे रोकेगा। इस प्रकार इसमें 3 गतियों पर यानी संपूर्ण रूप से रोक लगा दिए गए। तो इसे कहें, ये होगा 3। इसमें 3 फिगर के माध्यम से समझेंगे आप लोग। इसमें इसीलिए इसको 3 2 1 प्रिंसिपल कहा गया। तो ये हो गया 3 वाला। 3 2 1 प्रिंसिपल पहले ये लिखेंगे, उसके बाद इसके बाद आता है सेकेंड फिगर। तो सेकेंड फिगर में हम लोग देखेंगे कि इसमें भी 3 पैरों वाली एक, मतलब 3 अलग वाली एक वस्तु दिखाई गई है। तो चलिए देखते हैं इसमें। ठीक है, जैसा कि आप पहले वाले फिगर में देख चुके हैं, उसमें 3 गतियाँ शेष रह गई थी, कि जो 3 गतियाँ थी वो शेष रह गई थी, उसमें 3 गतियों को अवरोध किया गया था। अब इसमें एक क्या मॉडिफाई किया जाता है कि इसमें एक खांचा, भी ग्रुप का खांचा बनाया जाता है, जिसमें गति अवरोधक रोलर लगा दिए जाते हैं उसके टांगों के नीचे। तो फिर देखेंगे कि हम कितनी गतियों को अवरोध कर पाते हैं। अब इसमें 2 गतियों को और अवरुद्ध किया जाएगा, जो कि 3 थी, 3, और इसमें एक गति और अवरुद्ध हो जाती है, जो कि हमारी थी घूर्णन गति, जो ओ आई के सापेक्ष जो सापेक्ष गति थी। इसमें हम बताएंगे किसमें। ठीक है, तो उसमें 3 गतियों को स्थिर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ओ आई है, इस पर घूर्णी गति पे पहली बात रोक लग जाती है। फिर ओ एक्स पर जो सरल रेखीय गति का अवरोध होता है, ये भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रोलर इसमें आगे पीछे होगा नहीं ऐसे। तो इसमें वो 3 और 2 5, यानी एक गति और इसमें मिस की जाती है, जो कि स्व दिखाई गई यहाँ पे। ये गति की अवरोध हो जाती है। तो इसमें हो जाते हैं हम लोगों के 5 गतियों का अवरोध, और सिर्फ शेष रह जाता है जेड एक्सिस। इसमें 3D डायमेंशन दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा समझाने में कठिनाई हो रही है। इसमें जेड एक्सिस पर जो घूर्णी गति, ये और इसकी सरल रेखीय गति और एक घूर्णी गति, ये दोनों गति शेष रह जाती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ से उसको ख़त्म करेंगे। ये हो गया हम लोगों का मतलब सेकेंड, यानी 3 वाला तो हो गया। इसमें 2 गतियों को और अवरुद्ध कर दिया जाता है। तो इसमें 5 गतियों, मैक्सिमम 5 गतियों का अवरोध कर दिया जाता है। तो ये हो गया 2। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें संपूर्ण गतियों का अवरोध, सभी प्रकार की गतियों का अवरोध किया जाएगा। जैसा कि पहले आप लोगों को मैं भी खांचे के हिसाब से बता चुका हूँ कि इसमें 5 गतियाँ, जो 6 वाला था,
यही इसी से एक गति हो रही थी जो कि रेसिप्रोकल मोशन या जेड अक्ष के परितः। तो इसको जब भी खाँचों में ग्रुप किया जाता, इसको तो इसमें बस ये वाला ग्रुप किया गया था और फिर इसको भी ग्रुप में फिट कर दिया जाता और अवरोधी रोलर लगा दिया जाता। और इसमें एक शर्त क्या होती है कि इस खाँचे के लंबवत एक भी खाँचा एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब ये गतियों को, स्वतंत्र गतियों को संपूर्ण रूप से ख़त्म कर पाता है। इसमें जो जेड एक्सिस के परितः, जो जेड एक्सिस के परितः जो रेसिप्रोकल मोशन हो रही थी उसको ये कम कर देता है। और इस प्रकार इसमें सभी 6 गतियों का अवरोध है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड, इस पर घुड़ी गति भी संभव नहीं है, ये जाएगा तो ये रुकेगा। इस पर भी घुड़ी गति संभव नहीं है, इसको ऐसे करने पे ये पोर्शन रोकेंगे। फिर इस पर भी ये घुड़ी गति संभव नहीं है, ये करेगा तो इधर के ये दोनों पोर्शन इसको टच में रहेंगे तो ये रुकेंगे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 6 के 6 स्वतंत्र गतियों का इस पर निराकरण हो गया। 6 के 6 गतियों का निराकरण हो गया है। तो इसको आप कह सकते हैं कि इस प्रकार सभी स्वतंत्र गतियों का हम लोग निराकरण करते हैं। इसी को तीनों फिगर्स को मिला के 3-2-1 प्रिंसिपल बनता है। इन तीनों फिगर के माध्यम से बनता है 3-2-1। बातों को गौर से ध्यान देंगे तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से लिख पाएंगे, ताकि फिगर आप बनाने का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि फिगर ही मेन होता है। अगर आप फिगर बना लेते हैं तो इसको समझाने में या लिखने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा फिगर पे फोकस करेंगे। और फिगर देखने में काफ़ी आसान है लेकिन बनता जल्दी है नहीं। आप अलग से कापी पेन लेके बना के भी देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ लोकेटर। कितने प्रकार के अवस्थापन होते हैं या कितने प्रकार की स्थिति होती है, इनके कितने प्रकार होते हैं, टाइप क्या क्या होती है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग होता है लोकेशन प्लग, अवस्थापन प्लग कितने प्रकार का होता है। तो इसमें चपटे या शंक्वाकार अवस्थापन, स्थिर भी अवस्थापन, फिक्स भी ब्लॉक, स्लाइडिंग भी ब्लॉक स्थापक, आउटसाइड पिन अवस्थापक, ये 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार को आप ध्यान में रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछ सकता है। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है कि इसके आगे हम लोग भी ब्लॉक एंड बार देखेंगे। भी ब्लॉक एंड बार ये भी एक अवस्थापक है, जैसा कि आपको दिखाया गया है। इसमें भी अवस्थापक है, ये भी एक। ठीक है, तो भी ब्लॉक पहले समझेंगे हम लोग। तो भी ब्लॉक के अनुसार इसमें इस भी ब्लॉक जो छड़ होती है या जो भी ब्लॉक होता है, इसमें छड़ के 2 घूर्णी गतियों तथा 2 सरल रेखी गतियों पर अवरोध लगाया जाता है, तथा एक अक्ष होता है जो हमारा एक्स अक्ष, उस पर ये दो दो गतियों पर अवरोध नहीं लग पाता। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए यहाँ पर ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, समझाने के लिए ये जेड एक्स। तो यहाँ पे ये वाली जो छड़ है ये रेसिप्रोकल मोशन भी कर सकती है और यहाँ पर एक घूर्णी गति भी कर सकती है। बाकी ये वाई ओ जेड पर रेसिप्रोकल मोशन और घूर्णी गति नहीं कर सकती, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक कर देंगे। और यहाँ पे भी रेसिप्रोकल मोशन नहीं कर सकती और ना ही ऐसे घूर्णी गति कर सकती है। तो बस इसमें 4 गतियों पर ओ जेड तथा ओ वाई की 2 सरल रेखी गति तथा मैंने आपको बताया 2 सरल रेखी गति तथा 2 घूर्णी गतियों पर कंट्रोल करता है। बाकी एक्स अक्ष के घूर्णी गति पर और एक्स अक्ष के सरल गति पर और वाई एक्स अक्ष के घूर्णी गति पर कंट्रोल नहीं करता, यानी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स बचे रहते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं भी ब्लॉक की प्रयोग, ये भी ब्लॉक की विशेषता होती है। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ेंगे। वी ब्लॉक बहुत ज़्यादा कुछ समझाने की चीज़ नहीं है, आप इसमें खुद स्वयं भी देख सकते हैं, बहुत आसान चीज़ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लीवर एंड प्लग में अवस्थापन युक्त को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। लीवर एंड प्लग में अस्थापन युक्त को किस प्रकार। ठीक है, तो लीवर एंड प्लग में आप देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर एक प्लग लगा दें इस पर लीवर में, तो इसमें ये इस पर ये एक 5 गतियों पर स्वतंत्र प्राप्त कर लेता है। ये तो एक तो एक्स अक्ष पर ये रोटेटरी मोशन नहीं होगा,
फिर इसके ऊपर घूर्णी गति नहीं होगा, फिर वाई एच पे रोटेटरी मोशन नहीं होगा। एक मिनट, जैसे एक आप एग्जांपल में समझ सकते हैं इसको। एक आपने लीवर देखा होगा, टोटी के ऊपर जो लीवर होता है उसमें एक एक्स अक्ष पे बस घूर्णी गति जो होती है, इधर हम इधर करके इधर बंद करते हैं, ऐसे बंद कर सकते हैं। ये घूर्णी गति जो होती है एक्स अक्ष पे एक ही घूर्णी गति संभव होती है, बाकी सभी गतियों पर इस पर अवरोध होता है। एक घूर्णी गति बस आप कर सकते हैं। मान लीजिए ये लीवर हो, इसको आप इधर चला रहे हैं, इधर से ऐसे चल सकता है, लेकिन ऐसे नहीं चल सकता। फिर ऐसे वाई एच पे नहीं चल सकता, फिर ऐसे इस पर घूर्णी गति नहीं कर सकता, जेड एक्स पे नहीं चल सकता और इस पर घूर्णी गति नहीं कर सकता। जैसे कि आप लोग जो लोग 3D डायमेंशन जानते होंगे उनको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लीवर एंड प्लग में ज़्यादा कुछ लिखना नहीं, बस यही है कि अगर दोनों तरफ लगा दी जाए, अगर प्लग को लीवर जो प्लग होता है अगर दोनों तरफ लगा दिया जाए, मान लीजिए इसमें यहाँ प्लग लगा हुआ है, फिर यहाँ भी, एक मिनट इसको ज़रा इरेज कर लेने दीजिए। देखिए यहाँ भी प्लग लगा हुआ है, तो सिर्फ एक प्रकार की स्वतंत्र गति हो रही है, वो भी एक्स अक्ष पे। फिर अगर यहाँ भी प्लग लगा दिया जाए, एक यहाँ भी प्लग लगा देंगे, तो ये सभी की सभी गतियों को अवरुद्ध कर देगा, सभी की सभी गतियों को अवरुद्ध कर देगा। ये होता है लीवर एंड प्लग अवस्थापन युक्ति का चिन्ह। ठीक है, तो आशा करते हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकना हो तो ठीक है। इसके बाद आए क्लैंप, और क्लैंप में एक हेडिंग है हम लोगों का स्क्रू क्लैंप। तो ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं। इसका फिगर आपको यहाँ पे दिखाया गया है, देख सकते हैं फिगर। स्क्रू क्लैंप ये बहुत जगह देखा भी होगा आपने, होल्ड करने के काम आता है। तो देखिए स्क्रू क्लैंप का क्या कार्य होता है कि स्क्रू क्लैंप का उपयोग कार्यखंड को उसके पृष्ठ के सहारे रोकने के लिए किया जाता है। इस ग्रुप का एक सिरा वर्गाकार होता है जिससे इसे घुमाकर आगे या पीछे चलाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर वर्गाकार, या इस चीज़ में कार्यखंड को फंसा के आगे या इसको पीछे चलाया जा सकता है। ये बहुत ही आसान चीज़ है, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेट्स क्लैंप एंड वेट्स कैम्प क्लैंप। ठीक है, कैम्प क्लैंप में देखेंगे, इसमें जो होता है ये एक बोल्ट होता है, और ये कैम्प की बात होता है जो इस पे ऐसे रोटेट करता है, और यहाँ पे कार्यखंड को दाबा जाता है। तो ये क्लैंप हैंडल है जिससे इसको ऐसे घुमाया जाता है, जिससे ये टाइट होता है, चूड़ियों पर चल के टाइट होता है और कार्यखंड को होल्ड करता है। इसमें ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें वेज कैम में देखिए, इसमें एक स्थिर बटन होता है और एक चल बटन होता है, जो कि यहाँ से इसको टाइट करने पर ये स्क्रू के माध्यम से, लीड स्क्रू के माध्यम से या स्क्रू के माध्यम से बढ़ता है, ये बढ़ता जाता है। और इधर से एक स्थिर होता है, ये बेज ब्लॉक होता है जो कि इसको संपर्क में रहता है और कार्यखंड को यहाँ से पुश करके पकड़ बनाए रखता है। आपको इसमें ज़रूरी है आप फिगर को आप बस बना देंगे तो आपको, आप लिख के आते हैं तो उतना नंबर, मतलब नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप साथ में फिगर बनाते हैं तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेगा, और एग्जामिनर को लगेगा कि ये कुछ जानते हैं, आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। बस फिगर को ध्यान में रखिएगा। और आप, मैं से ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि फिगर को आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि फिगर ही सबसे ज़्यादा नंबर दिलाएगा और आपको, और बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा फिगर। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे डबल एक्टिंग क्लैंप। तो डबल एक्टिंग क्लैंप आप समझ सकते हैं कि एक हाइड्रोलिक सिस्टम की भांति कार्य करता है। इसमें देखेंगे कि डबल एक्टिंग क्लैंप, कलाम हो गया, यहाँ पे क्लैंप होगा। डबल एक्टिंग क्लैंप का उपयोग कार्य खंड को दोनों ओर जकड़ने के लिए किया जाता है तथा दोनों स्क्रू की सहायता से चलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आप हाइड्रोलिक जैक भी लगा सकते, इस समय तो एडवांस है, एडवांस में दोनों स्क्रू की सहायता से आप लग सकते हैं। जैसे कि यहाँ पिछले वाले में स्क्रू इधर से कसा गया था इधर, तो आप दोनों से स्क्रू लगा सकते हैं, इधर से भी टाइट कर सकते हैं, इधर से टाइट कर सकते हैं। जैसा कि इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि शादी ब्याहों में जो बड़े बड़े गैस चूल्हे लगाए जाते हैं, तो गैस चूल्हों के लिए जो सिलेंडर में जो रेगुलेटर की बात छोटा सा होता है फिट किया जाता है, उसमें आप देखते हैं दोनों ओर से स्क्रू को फिट किया जाता है, तो उसे आप डबल एक्टिंग क्लैंप भी कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। और आप फिगर उसको याद रखेंगे, उसके फिगर को दिमाग बनाए रखेंगे, इस तरह अच्छे तरीके से याद होगा वो कि क्या होता है डबल एक्टिंग क्लैंप। ठीक है, इसके बाद हम लोग का आता है जिग एंड फिक्सर। लास्ट चैप्टर है हम लोगों का, यहाँ से ये थर्ड चैप्टर चालू होता है, जिग एंड फिक्सर। जिग एंड फिक्सर, तो चलिए देखते हैं कि जिग एंड फिक्सर क्या होता है।
जैसा कि आपको बता दें, इस जिग एंड फिक्सर से अधिक क्वेश्चन बनने की संभावना थी, तो इसको मैं इस चैप्टर को काफ़ी डीपली कवर किया हूँ और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने थे मैंने उसको सभी को कवर कर लिया है। तो उसको आपको जो टेंशन लिख होते हैं, आप बस ध्यान देंगे, बातों को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो बार बार देखिए, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है IMD या PM प्रोडक्शन मैनेजमेंट नहीं है कि आप कुछ भी लिख के चले आएंगे। इसमें सटीक कंटेंट चाहिए, जो उसे आप लिखेंगे तब भी एग्जामिनर इसको मतलब बढ़िया से चेक करेगा या बढ़िया नंबर देगा। क्योंकि ये जो टूल इंजीनियरिंग है, इसमें किसी भी प्रकार का ये जो थ्योरिकल चीज़ नहीं, इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें अधिकतर रहती हैं। जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं, तो फिगर पर काफ़ी अच्छी पकड़ बनाए रहिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जिग एंड फिक्सर क्या होता है। तो जिग एंड फिक्सर वह युक्तियाँ होती हैं जिनकी सहायता से परिश्रम तथा समय की बचत कर समरूप वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ड्रिल बिट, मान लीजिए ढेर सारे जैसे मान लीजिए 1000 नग की हमें ड्रिलिंग करनी है, तो मान लीजिए आप बार बार उसको एक नग लगाएंगे, उसको सेट करेंगे, उसी स्थान पर सेंटर निकालेंगे, तो ये तो काफ़ी दिक्कत वाली होगी ना। तो इसके लिए हम इसके लिए एक जिग बना लेंगे, एक फिक्सर बना लेंगे। जिग एंड फिक्सर की सहायता से उसमें फिट एक बना लेंगे, जैसा कि आप उसमें क्लैंप डालते जाएंगे और उसी में डाल के इसको ड्रिल करते जाएंगे, उसमें सेंटर करने की आवश्यकता होगी नहीं। इसीलिए जिग एंड फिक्सर समय की बचत करते हैं और समरूप वस्तुओं का उत्पादन की दर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि यह जिग एक ऐसी युक्ति है जो कारखंड को होल्ड तथा लोकेट करने के साथ साथ एक अधिक कर्तन औजारों को निश्चित करने और नियंत्रित करने का कार्य करती है, ठीक है। जिग जो होता है वह ऐसी युक्ति है जो कारखंड को होल्ड करता है, फिर लोकेट करता है, यानी स्थिर लोकेशन आपने पढ़ा होगा अभी, लोकेट करता है, और साथ ही साथ कई प्रकार के मतलब एक ही साथ कई कर्तन औजारों को निर्देशित भी करता है कि कौन सी प्रक्रिया किस क्रम में की जाएगी। उस पर ये जिग इस कार्य में मदद करता है। तो बहुत ही छोटा डिफिनेशन मैंने आपके लिए बनाया है, उसमें आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हैं कर्तन औजारों के माध्यम से लिख के, यहाँ आप थोड़ा सा मतलब पढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फिक्सर क्या होते हैं। तो फिक्सर ये युक्ति हैं जो कारखंड को केवल होल्ड या लोकेट करता है, होल्ड या स्थिर रखता है, परंतु कर्तन औजारों को निर्देशित नहीं करता। ये फिक्सर का उल्टा होता है कि ये सिर्फ होल्ड करता है और लोकेट करता है, उन्हें निर्देशित नहीं करता है। इसके बाद है हम लोग का नीड ऑफ जिग एंड फिक्सर। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जिग और फिक्सर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैंने आपको डिफिनेशन से ही इसके पता चल रहा है कि जिग एंड फिक्सर उत्पादन क्रियाओं की गति यानी समरूप वस्तु एक ही समान वस्तु को तैयार करने में उत्पादन दर को बढ़ा देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है कि जिग एंड फिक्सर उत्पाद क्रियाओं की गति को तीव्र कर देते हैं तथा तीव्र करने में अपना पूर्ण योगदान देते हैं। तीव्र करते तथा तीव्र करने में अपना पूर्ण योगदान देने, ये चीज़ लिखेंगे आप। तथा साथ ही साथ कर्तन औजार को नियंत्रित एवं निर्देशित भी करते हैं, जिससे उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है तथा उत्पादन में लागत में कमी आती है, ठीक है। कोई भी चीज़ देखिए, आप अगर लेबर से वर्क कराते हैं, जो एक मान लीजिए 1 दिन का काम है, अब लेबर उसको 3-4 दिन में कर रहा है, आप जी के फिक्सर की सहायता से अगर उसे 2 ही दिन में कर दे रहा है, 4 दिन के बच्चा 2 दिन में कर दे रहा है, तो 2 दिन की जो उसके लेबर चार्ज वो तो बचा ना। तो इसी प्रकार इसमें उत्पादन में लागत में कमी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो गुण नियंत्रण का कार्य है, गुण नियंत्रण किस प्रकार होता है, मान लीजिए आप बार बार सेंटिंग करेंगे, कहीं हाथी है या मानव है, तो कहीं ना कहीं तो गलती होनी है, इतना कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। तो उसमें इस प्रकार के जिग एंड फिक्सर लगाने से एक ही समरूप वस्तु प्राप्त होती है, इससे गुण नियंत्रण भी होता है। बहुमशीन प्रक्रिया, इसमें एक ही साथ जो जिग होता है वो कई औजारों को लोकेट करता है, क्रम निर्धारित करता है। हैंडलिंग यानी हैंडलिंग करना आसान हो जाता है, एक्यूरेसी दक्षता भी अधिक बढ़ जाती है। अब मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बार बार किसी भी टूल को मार्किंग करने की आवश्यकता है। एक बार जिग फिक्स किया, जिग को अच्छे से बनाया, फिर उस जिग में डालते गए, जिग एंड फिक्सर में डालते गए और ड्रिल मतलब जो भी प्रक्रिया करते गए, उसमें फिर मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं। और सपोर्ट की तो बात ही, किसी भी चीज़ को आप हैंडल करने की या इस पर ड्रिल या कोई भी मशीनरी प्रक्रिया करने की सबसे ज़रूरी बात होती है होल्ड करना। तो आप इन सभी चीज़ों को नीड आप पूछेगा तो आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट आप जानते ही हैं, ठीक है। एक्यूरेसी, हैंडलिंग, ये सभी चीज़ें आप उसको इस चीज़ों में थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे।
इसके बाद आता है हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आ रहा है कि जिग एंड फिक्सर में अंतर क्या होगा। जिग एंड फिक्सर में अंतर क्या होगा, तो चलिए देखते हैं अंतर क्या होगा। कि पहले फिक्सर और एक तरफ जिग और एक तरफ फिक्सर। कि फिक्सर जो होता है, फिक्सर कालखंड को केवल उपयुक्त स्थिति में पकड़ने का कार्य करता है। फिक्सर जो होता है वो कालखंड को पकड़ने का कार्य करता है, और जिग का करता है कालखंड को उपयुक्त स्थिति में पकड़ने के साथ साथ कटाई औजार को गाइड भी करता है, यानी निर्देशित भी करता है। ये सिर्फ पकड़ता है और जिग क्या करता है, गाइड भी करता है। एक अंतर ये हो गया। और दूसरा है फिक्सर भारी होते हैं तथा इनको मेज पर दृढ़ता से कसे जाते हैं। फिक्सर जो होते हैं भारी होते हैं और उनको मेज पर दृढ़ता से कसा जाता है। और जिग क्या होता है, जिग हल्का होता है और इनका हस्तांतरण यानी इनका वहन किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरण किया जा सकता है। फिर इसमें आता है, इसमें अधिक कौशल की आवश्यकता होती है। फिक्सर में अधिक कौशल की आवश्यकता होती है और इसमें अधिक कौशलता की आवश्यकता नहीं होती। एक बार किसी ने भी बना के दे दिया तो अकुशल व्यक्ति भी उसको आराम से कर ले जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फिर शिक्षकों फिक्सरों का प्रयोग, ठीक है, यहाँ शिक्षक गलत टाइप हो गया। फिक्सरों का प्रयोग खरादन, सैपिंग, प्लानिंग, स्लैटिंग, मिलिंग और ग्राइंडिंग आदि क्रियाओं में किया जाता है। और जिग का प्रयोग ड्रिलिंग, रीमिंग तथा टैपिंग आदि क्रियाओं में किया जाता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर जिग एंड फिक्सर में अंतर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसको ज़रूर अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके बाद है हम लोगों का फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड ऑफ जिग एंड फिक्सर। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होते हैं जिग एंड फिक्सर के, तो इसमें होता है योजना, पहले प्लानिंग, फिर फुल प्रूफिंग, क्विक एक्शन। इसकी जो सिद्धांत क्या होते हैं, योजना बनाना, फुल प्रूफिंग करना, क्विक एक्टिंग करना, जल्दी से कार्य को करना, दृढ़ता एवं कंपन इसको कम करना। योजना क्या होगा, योजना के अंदर की मतलब प्लानिंग कि किस प्रकार इनको बनाया जाए, किस मतलब जिस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है उसके लिए पूरा मतलब 100% एक्यूरेसी या दक्षता होगी कि नहीं होगी। फुल प्रूफिंग, इसमें एक्यूरेसी और जो भी कंपन आदि है। और क्विक एक्शन यानी इसको एक्शन लेने में क्यों, यानी मान लीजिए बार बार कालखंड को लगाएं फिर उसको निकालने में दिक्कत हो, मैंने झट लगाया और तुरंत ड्रिल किया तुरंत निकाला, ये होगा आपका क्विक एक्शन में आ जाएगा। और दृढ़ता एवं कंपन यानी फिक्स किया गया है तो उसमें मतलब पकड़ होल्ड करने की कितनी दृढ़ता है और वो कंपन तो नहीं कर रहा है, अधिक कंपन तो नहीं उत्पन्न कर रहा है। ठीक है। कालखंड निकालना, इजेक्शन यानी ये डालने निकालने में, कालखंड को उसमें डालने तथा ड्रिल करके निकालने में कोई दिक्कत ना हो। अवकाश कितना है, क्लीयरेंस कितना दिया है, छिलके हटाने यानी चिप्स को रिमूव करने की व्यवस्था, क्योंकि चिप्स अगर लगातार उस पर जमते रहेंगे तो बिल्डअप एज बनने की संभावना रहती है। जटिल क्लैंपिंग व्यवस्था जटिल ना हो। ठीक है। सुरक्षा प्रबंधन, सेफ्टी का विशेष ध्यान। देखिए इन सभी चीज़ों में सेफ्टी को तो मुख्य रूप से कंसीडर किया जाता है कि सेफ्टी पे विशेष ध्यान दिया जाए। ये हो गया मिस्टर जिग की फिक्सर। इसमें आप थोड़ा थोड़ा लिख भी सकते हैं, अगर पूछे तो थोड़ा थोड़ा लिख के इसको बड़ा करके 5 नंबर में बना सकते हैं। अगर 5 नंबर में हो तब, एक या 2 नंबर में हो तो आप बस लिख के छोड़ सकते हैं। योजना, फुल प्रॉफिंग, क्विक एक्शन, ये सभी चीज़ें थी इसमें। ठीक है। अब देखें वो बुश क्या होता है और टाइप ऑफ बुशेस और इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, जो कि हमारे चैप्टर में सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए बुश क्या होता है। बुश का प्रयोग सामान्यतः ड्रिल बिट, काउंटर सिंक तथा काउंटर बोर, ड्रिल बिट का प्रयोग काउंटर सिंक, काउंटर बोर तथा रीमर के साथ किया जाता है, जो बुश का प्रयोग होता है। ठीक है। बुश का कार्य कर्तन औजार को निर्देशित और सहारने के, बुश का मेन कार्य होता है कि वो कर्तन औजार को निर्देशित और उसको सहारा देने का कार्य करता है, यानी होल्ड करने का कार्य करता है। ये भी समझ लीजिए फिक्सर की तरह काम करता है, लेकिन फिक्सर और जिग कार्यखंड को पकड़ते हैं और ये औजार को पकड़ता है, औजार को निर्देशित करता है। ठीक है। अब इसके एडवांटेज हम लोग देखेंगे। तो इसमें होता है बुश के प्रयोग से यथार्थ आकार एवं साइज के प्राप्त होते हैं। छिद्र प्रयोग से छिद्र यथार्थ, मान लीजिए गाइड करेगा अच्छे से, एक्यूरेसी सही रहती है तो छिद्र अच्छे मतलब यथार्थ मतलब सही एक्यूरेसी तथा साइज के प्राप्त होंगे। ठीक है। बुश के प्रयोग से कार्यखंड पर कार्य करना आसान हो जाता है, क्योंकि बुश होल्ड किया रहता है और टूल को ज़्यादा व्यवस्थित करने की ज़रूरत नहीं होती और जिस पर सेट कर दे बुश उसे पकड़ा रहता है। ठीक है।
इसके बाद इसमें टाइप देखेंगे हम लोग, बुश की टाइप कितने होते हैं। तो बुश के टाइप होते हैं प्रेस फिट बुशेस, लाइनर बुशेस, रीनेबल बुशेस, स्लिप इन बुशेस, स्क्रू क्लैंप बुशेस, फिर स्पेशल बुशेस। ये 6 प्रकार की बुशेस हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे 6 प्रकार की बुशेस को कि क्या होता है। ठीक है, इसको आगे मैं बताता चलूँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि शुरू में आपको क्लियर नहीं होगा। जब एक एक चीज़ें बारीकी से पढ़ेंगे तब इसमें आपको क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे प्रेस फिट बुश। प्रेस फिट बुश क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे इनका प्रयोग कम महत्व तथा यहाँ पे कम महत्व तथा कम यथार्थ और कम उत्पादन वाले स्थानों पर किया जाता है। जो प्रेस फिट बुश होता है, इनका प्रयोग उतना नहीं होता है, मतलब सरल जगह, लोकल जगह, यानी जहाँ उतना महत्व ना हो, केरोसी की महत्व ना हो, यथार्थ और मतलब छिद्र का मतलब, जैसे कि मान लीजिए कोई भी नट बोल्ट ही होगा तो आप वहाँ कोई भी वहाँ पे वाशर लगा के या कुछ भी करके कर सकते हैं। तो वहाँ इस प्रकार के बुशेस की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, इसको सभी जगह नहीं प्रयोग किया जा सकता। फिर इसके बाद आता है लाइनर बुशेस। तो इसे मास्टर बुश भी कहते हैं। देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे मास्टर बुश भी कहते हैं। ये पूछ सकता है आपको लाइनर बुशेस के, क्योंकि इसे मास्टर बुश भी कहते हैं। परिवर्तनशील बुश तथा स्लीपिंग बुश दोनों प्रकार के लिए एक कटोरी के गाइड का कार्य करते हैं और कभी कभी औजार को भी गाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है। ठीक है, दोनों प्रकार की स्लीपिंग करके। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको इरेज करेंगे पहले। ठीक है, इसे मास्टर बुश कहते हैं। परिवर्तनशील बुश तथा स्लीपिंग दोनों प्रकार की बुश का एक संयुक्त रूप कह सकते हैं। और ये मतलब दोनों प्रकार के बुशों का भी गाइड कर सकता है, दोनों प्रकार के बुशों का रूप धारण कर सकता है और कभी कभी औजार को गाइड भी करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुश है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे परिवर्तनशील बुश, रीनेबल, जो रीनेबल है, रीनेबल बुश। तो यह विशेष प्रकार के बुश होते हैं तथा इनका प्रयोग ऐसी स्थिति में होता है जब जिग के संपूर्ण सेवा काल में अनेक बार बुश बदलना पड़ता है या सदैव लाइनर बुश के साथ प्रयोग किए जाते हैं। लाइनर बुश देखिए, जैसे वहाँ रिन्यूअल बुश का किया गया था कि इनके दोनों साथ में प्रयोग हो सकते हैं। परिवर्तनशील जहाँ प्रयोग होगा वहाँ लाइनर बुश का प्रयोग सदैव होगा। ठीक है, तो इसमें ये परिवर्तनशील बुश इसलिए प्रयोग किए जाते हैं जहाँ उसको बार बार बदला जाता है। अब मान लीजिए एक वो अन्य किसी बुश को लगाएंगे तो उसको एक बार लगाएंगे, मान लीजिए वो खराब हो गया, फिर उसको हटाना होगा, तो उसमें जो समय जाया जाएगा वो बहुत ही मतलब उत्पादन लागत में आपको मालूम होगा कि समय की कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है। सबको समय के ध्यान में हर प्रोसेस, हर ऑपरेशन या हर प्रोसीजर के लिए एक समय निर्धारित रहता है। तो इसी में हम लोग, तो इसको अनेक बार टोल को चेंज करने के लिए न करना पड़े उसको, इसलिए परिवर्तनशील बुश लगाते हैं ताकि उसको जिस लाइन पर सेट करना हो, जिस कार्यखंड पर सेट करना हो, सेट हो जाता है। इसमें एक स्थिर परिवर्तनशील बुश होता है और एक स्लिप परिवर्तनशील बुश होता है। ठीक है, तो इसमें स्लिप बुशेस देखेंगे। तो स्लिप बुशेस की इस प्रकार के बुश का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर एक से अधिक औजारों का प्रयोग एक छिद्र में किया जाना हो तथा प्रत्येक टूल के लिए एक अलग अलग स्लिप बुश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्लिप इन बुश का प्रयोग कहाँ किया जाता है कि इस प्रकार कि जहाँ पर एक से अधिक औजारों का मतलब एक ही छिद्र है उसमें कई औजार, जैसे मान लीजिए ड्रिलिंग करना हो, रीमिंग करना हो, फिर उसके बाद बोरिंग करना हो, तो इसमें तो तथा प्रत्येक टूल के लिए अलग अलग, तो इसके लिए अलग अलग बुश प्रयोग किए जाएंगे। मान लीजिए जैसे एक टूल होल्डर होगा, उसमें ड्रिल, रीमर, बोरिंग, कटिंग है, जब इन तीनों सेट को सेट किया जाए और बारी बारी स्लिप बुश को ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का बुशेस का प्रयोग यहाँ इन चीज़ों पे किया जाता है, जैसा कि आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे स्क्रू और क्लैंप बुशेस। तो इस प्रकार के बुश का प्रयोग चूड़ीदार भाग को पकड़ने के लिए होता है, क्योंकि चूड़ियाँ अच्छा लोकेशन प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, चूड़ीदार भागों को पकड़ के किया जाता है, क्योंकि चूड़ीदार भागे जो होती हैं उनको लोकेशन पर फिट किया जाए तो वो चूड़ियों जो कटी होती है उन पर घिसाव के या चूड़ियाँ मिस होने का चांस होने दे और उससे लोकेशन अच्छा प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए इनके लिए स्क्रू और क्लैंप बुशेस का प्रयोग किया जाता है।
जिससे कि उस पर अच्छा लोकेशन प्राप्त हो। फिर स्पेशल बुशेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका कि स्पेशल बुशेस क्या होगा। तो इस प्रकार के बुश का प्रयोग विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता है, जैसा कि यदि दो छिद्र बहुत ही पास पास करने हो तो दोनों जगहों पर इसे प्रकार के बुश का प्रयोग किया जाता है। स्पेशल बुशेस में बहुत छोटे छोटे छिद्र, मान लीजिए पास ही पास हो तो उसको छिद्र करने के लिए स्पेशल बुश का प्रयोग किया जाता है, और स्पेशली वो उसी के लिए मैन्युफैक्चर की जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ ड्रिलिंग जिग। टाइप ऑफ ड्रिलिंग जिग कितने प्रकार का होता है। तो इसमें देखिए, ड्रिलिंग जिग एक कार्यग्राही युक्ति है। कार्यग्राही मतलब कार्य को ग्रहण करने वाला, मतलब इसकी वजह मतलब कार्यखंड को ग्रहण करता है, उसमें छेद करता है, फिर उसको बाहर निकालता है। इसका उपयोग कार्यखंडों में छेद करने के लिए और औजार को निश्चित करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसमें पहला है हम लोग का टेम्पलेट जिग। टेम्पलेट जिग यह बहुत ही सरल जिग होती है, जिसे कार्यखंड पर रखकर और हाथ से पकड़कर कम व्यास के छिद्र किए जा सकते हैं। टेम्पलेट जिग, जिसका आपको यहाँ पे फिगर भी दिखाया गया है, ये टेम्पलेट जिग है। अब इसको इसके ऊपर रख देंगे और हाथ से कस के ये ड्रिल जो होता है, ड्रिल के माध्यम से इसको ड्रिल कर देंगे, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिखाया भी गया है कि ड्रिल कर दिया गया है। तो ये बहुत ही आसान जिग होता है, इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। टेम्पलेट जिग, इसमें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग चैनल जिग क्या होगा। चैनल जिग, तो चैनल जिग में यदि कोई कारखाना चैनल के आकार की होती है, ये चैनल के आकार की होती हैं। इस जिग का प्रयोग सामान्यतः सममित आखिरकार खंडों के लिए किया जाता है। इस जिग की डिजाइन की जाती है कि मशीनी अवयव को एक अधिक सतह पर कार्यखंड की स्थिति को बिना बदले मशीनिंग किया की जा सके। ठीक है, इस चैनल जिग की यह खासियत होती है कि यह सममित एक ही समान जो कार्यखंड होते हैं उन पे ये ऑपरेशन करने के लिए स्पेशल होती है। तो इसमें देखेंगे, इसका फिगर हम लोग देखेंगे इसके प्रकार से। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये वर्कपीस है, जो ये वाला भाग पोर्शन देख रहे हैं अभी वर्कपीस है, और ये बुश आपको पहले ही बुश पढ़ा दिया है। ये क्लैंप होता है जो इसको रोटेट करके कसा ये स्क्रू के माध्यम से आगे बढ़ता है, ये जिग। और इसमें वर्कपीस को फंसा दिया, जो कि एक ही समरूप जिग को फंसा दिया जाएगा। इसमें नंबर ऑफ जिग एक, मान लीजिए इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, इसके नीचे, ऐसे कई परतों को। अब मान लीजिए यहाँ पर हमको ड्रिल करना है, एक मिनट, मान लीजिए यहाँ पर हमको ड्रिल करना है, इसके नीचे कई, यहाँ पे ड्रिल करना है, इसके नीचे कई प्लेटें लगी हुई हैं, तो आप इस पर सीधे ड्रिल करेंगे। इस प्रकार कई कारखंडों को, एक समरूप कारखंडों का कार्य आसानी से क्लियर हो जाता है। तो आप इसका इमेज लेना चाहें तो ले सकते हैं। इमेज पे काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी आपको, ये मैं पहले से ही कह रहा हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीफ और लैच जिग। लीफ और लैच जिग, तो लीफ और लैच जिग में ये एक छोटी जिग होती है। क्या होती है कि ये एक छोटी जिग होती है, जिसमें एक कब्जेदार पत्ती पर औजार को गाइड करने के लिए पुश लगे होते हैं। एक छोटी जिग होती है, तो फिर से याद करेंगे कि एक छोटी जिग होती है, जिसमें एक कब्जेदार पत्ती पर औजार को गाइड करने के लिए बुश लगे होते हैं, जिसमें कारखंड को पकड़ने के लिए आवश्यक दाब कब्जेदार पत्ती या अंगूठे पेच द्वारा लगाया जाता है। इसमें अंगूठे द्वारा पेच द्वारा इसलिए लगाया जाता है कि उसको अपने रूप से सामंजस्य किया जाए, कि उसको फिट कर दिया जाए उसमें। तो फिट करने के बाद इसको आप ड्रिल मशीन की सहायता से उसको ड्रिल आगे कर सकते हैं। तो इसमें ड्रिल जिग, आप लिफ्ट जिग के, आप लोग यहाँ पे लिफ्ट जिग का जो फिगर है इसको आप देख सकते हैं कि इस पर जिग बॉडी जो दी गई है, जिग बॉडी काफ़ी कठोर पदार्थ की बनाई जाती है यहाँ पे जिग बॉडी को। फिर इसके बाद लैच स्प्रिंग, यानी पत्ती, ये जो पत्ती आपको दिख रही है ये लैच, इस पे प्रत्यास्थता के कारण जो दबाव होता है, ये कंपोनेंट है, कार्यखंड है। इसके माध्यम से आप पुश की सहायता से इसमें आप ड्रिल जिग कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं। यहाँ से ड्रिल करेंगे, इसमें कारखंडों को कई प्लेट ऑफ कारखंड या नंबर ऑफ कारखंड लगा सकते हैं। इसकी सहायता से हम लोग लीफ स्प्रिंग की सहायता से ये होता है कि लीफ स्प्रिंग जो होती है बहुत अधिक प्रत्यास्थ होती है, यानी इलास्टिक इसमें ज़्यादा होता है,
तो इसके माध्यम से हम इसमें कई कारखंडों को इसमें बुश लगे होने के कारण इसमें हमको ज़्यादा कुशलता की ज़रूरत नहीं होती, आप आसानी से इसमें ड्रिल कर सकते हैं या कारखंड को इस पर कोई ऑपरेशन ड्रिल रेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा है इंडेक्सिंग जिग क्या होगा। पॉइंट की इंडेक्सिंग जिग क्या होगा, तो इंडेक्सिंग जिग होता है जो, ठीक है, इस प्रकार की जिग का प्रयोग, यहाँ पे जिग होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसके लिए तो सॉरी, हो जाता है, थोड़ी थोड़ी जानते हैं आपको बनाना टाइप करने में बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त लगती है। ठीक है, इसमें देखें इस प्रकार की जिग का प्रयोग कार्यखंड को फलक पर चित्रों की श्रृंखला बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। यह प्रत्येक बार इंडेक्स किए गए चित्र के स्थान को ड्रिल के नीचे लाती है और यह यह बृहद उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, बृहद उत्पादन के लिए क्यों नहीं उपयुक्त है, क्योंकि यह कारखंड के फलक चित्रों के यानी मान चित्रों की श्रृंखला बनानी है तो इंडेक्स किया है, बार बार स्थान को ड्रिल के नीचे लाते हैं, तो ये अपने हिसाब से ड्रिल के नीचे लाने में बृहद उत्पादन में इसलिए नहीं संभव कि इसमें बार बार चेंज करना संभव नहीं। मान लीजिए एक चित्र के लिए हमने इंडेक्स बनाया है तो जिग उस जिग के द्वारा उसमें इंडेक्सिंग हो रही है, तो इसको बार बार उसके नीचे लाना पड़ता है, तो एक लेबर वर्क और बढ़ जाता है कि उसको बार बार लाने का, इसलिए यह बृहद उत्पादन में संभव नहीं है, इसके द्वारा बृहद उत्पादन नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ड्रिल इंडेक्सिंग जिग का ये फिगर है, इसे बार बार क्लैंपिंग स्क्रू की सहायता से सेट करके इसे यहाँ ड्रिल किया जाएगा। ये मान लीजिए कारखंड है तो इसको बार बार इसके नीचे लाने के लिए एक अलग से लेबर चार्ज पड़ेगा। ये यहाँ से ड्रिल मशीन है, यहाँ से ड्रिल करेगी, ठीक है, कारखंड में ड्रिल होगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बॉक्स जिग। तो बॉक्स जिग क्या होता है कि इसमें देखेंगे हम लोग कि इस प्रकार की जिग का प्रयोग सामान्यतः किसी कार्यखंड में 2 या अधिक साइड से छिद्र बनाने के लिए होता है। इसमें कार्यखंड में बॉक्स जिग का प्रयोग कब किया जाएगा कि 2 या 2 से अधिक साइड से छिद्र बनाने के लिए हम बॉक्स जिग का प्रयोग करते हैं। जिग को घुमाकर उसके प्रत्येक साइड ड्रिल स्पिंडल के नीचे लाई जा सकती है, क्योंकि जिग को वांछित स्थिति में घुमाया जा सकता है, यानी ये 360 डिग्री इसको इस प्रकार का जो जिग होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके सिद्धांत ले सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें फिर यहाँ पे देखिए आप ड्रिल जिग, यहाँ पे जो ये वर्क पीस है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो ड्रिल बुश है, ये ड्रिल बुश है, ये जो कैम है, इसकी सहायता से हम इसको चारों ओर इधर से उधर घुमा सकते हैं। कैम रॉड बशिंग, तो बुशिंग यहाँ भी की गई है, यहाँ भी की गई है और यहाँ भी की गई है। तो इसको चारों ओर घुमा के, ठीक है, एक से अधिक छेद करना हो तो चारों ओर घुमा के आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये रोटेटिंग होता है, इसमें रोटेट किया जा सकता है, इस प्रकार की जिग में रोटेट किया जा सकता है, इसलिए इसको, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का बॉक्स जिग का फिगर। तो फिगर को आप अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, 2 से 3 बार सभी फिगरों को एक बार बनाएंगे, इसके साथ ले लेंगे आप, जिसकी सहायता से आपको बार बार बोलने और अनुरोध करते हैं कि वीडियो को आप 2 से 3 बार ज़रूर देखें, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में समझ में आ जाए, और आपको पूरा समझाने का प्रयास है मेरा, ठीक है, इसमें हम तो पूरा समझाने का प्रयास भी करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फिक्सर क्या होता है। फिक्सर तो पढ़ ही सकते हैं, ये क्या करता है, कारखंड को होल्ड एवं लोकेट करता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि टाइप ऑफ फिक्सर, कितने प्रकार का फिक्सर होता है। फिक्सर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद फिक्सर का टाइप पढ़ेंगे। तो इसमें होता है पहला सिंपल फिक्सर, साधारण फिक्सर, मिलिंग फिक्सर, वेंडिंग फिक्सर, टर्निंग फिक्सर, असेंबली फिक्सर और इंस्पेक्शन फिक्सर। देखिए आपके बुकों आदि में तो फिक्सर को तमाम बहुत ज़्यादा फिक्सरों को बहुत अधिक दिया है, लेकिन हमें पढ़ना बस 6 ही है। आपके सिलेबस में बस 6 ही पढ़ना है, तो हमें सिलेबस को कवर करना है। हमें अभी इस समय ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो सिलेबस है उसको पहले कवर करना है, क्योंकि सिलेबस से ही क्वेश्चन बनेंगे और आपको एग्ज़ाम में वो सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। तो ठीक है, और यदि आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम CNC के भी मैराथन की तैयारी कर रहे हैं। अगर इस वीडियो पे हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम CNC की भी मैराथन को जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे, उसके भी तैयारी चल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस
वीडियो पे हमें सपोर्ट चाहिए आपकी, ठीक है। और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, जैसा कि आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे ये 6 प्रकार के होते हैं। इसको बारी बारी हम देखेंगे कि कौन सा पिक्चर किस क्या होता है। इसमें पहले हम लोग देखेंगे सिंपल पिक्चर। सिंपल पिक्चर तो ठीक है, तो यह पिक्चर एक समतल प्लेट द्वारा बनाए जाते हैं। क्या होता है कि सिंपल पिक्चर जो होते हैं समतल प्लेट द्वारा बनाए जाते हैं, जिस पर विभिन्न प्रकार के क्लैंप एवं लोकेटर्स अवयव को पकड़ने के लिए, लोकेट करने के लिए होते हैं, ठीक है। साधारण पिक्चर पर इसमें क्लैंप भी होते हैं और लोकेटर्स भी होते हैं, जैसे वी ब्लॉक हो सकता है, स्क्रू क्लैंप हो सकता है। इसे मतलब एक एसेसरीज ऐड कर दी जाती है साधारण पिक्चर में कि उसको पकड़ने में, होल्ड करने में कोई दिक्कत ना हो या लोकेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप इसके शॉर्ट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें साधारण की फिगर है, इसको मैं दे रहा हूँ। यही फिगर आपको एग्जाम्पल में बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रैप क्लैंप लगाया गया है, मैंने पकड़ कि क्लैंपों का प्रयोग किया गया है और लोकेटर का भी प्रयोग। तो यहाँ पर स्लैम्प क्लैंप लगाया गया है, ये ठीक है। ये जो कारखंड है, ये एरिया, यहाँ इसका साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है। और अवस्थापक जो है ये जो है अवस्थापक, जो उसकी गति को जो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाया गया है, किसी भी चीज़ को लोकेट करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बंद करना होता है। तो जिस डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमें लॉक करने की आवश्यकता होगी उसे हम लॉक कर देंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर आपको इसके शॉर्ट लेना है तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मिलिंग फिक्सर। मिलिंग फिक्सर क्या होता है? तो मिलिंग फिक्सर क्या होता है कि यह फिक्सर एक ही आकार और साइज के दो कार्यखंडों को एक साथ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या होता है कि एक ही साइज एवं एक ही आकार के कार्यखंडों को एक साथ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि फिक्सर का काम ही है, औजार को होल्ड करना। फिर फिक्सर को ऊर्ध्व मिलिंग मशीन की मेज पर कसकर फेस मिलिंग कटर से मशीनिंग क्रिया की जाती है। किस मिलिंग कटर से? फेस मिलिंग कटर से, यानी अधिक मेटल रिमूव करने के लिए हमें मिलिंग फिक्सर, मान लीजिए अधिक मेटल रिमूव करना है तो उसमें हम मिलिंग मशीन में लगाएंगे, तो उसको मिलिंग फिक्सर की आवश्यकता होगी हमें। जैसा कि इसका एक फिगर आपको दिखाया गया है, ये है मिलिंग फिक्सर। ये मिल की जो कि इसको कारखंड को होल्ड किया जाएगा। ये स्लॉट है, जो टी स्लॉट है इसमें सेटिंग करने के लिए। ये होगा सेटिंग ब्लॉक्स जिसमें सेटिंग होगा। और ये गेज है, मिलिंग आर्बर मशीन। ये देखिए, ये आर्बर और ये मिलिंग कटर। अब इस पर कई लगा देंगे ये कारखंड को। अब इस पर ये फेसिंग मिलिंग है, फेसिंग टूल, इसकी सहायता से ये यहाँ से कट करता हुआ जाएगा। जैसे जैसे हमें सतह की आवश्यकता होगी वो वैसे वहाँ से टूट। तो ये है की सहायता से हम मिलिंग की सहायता से देखिए यहाँ पर होल्ड किए हुए हैं। ये मिलिंग की सहायता से हम इस कारखंड को भी होते हैं। टी स्लॉट जो कटे होते हैं आपने देखा मिलिंग मशीन पे, आप लोगों ने देखा होगा। इसके पहले वाले सेमेस्टर में पीटी में हम लोग पढ़ा मिलिंग, हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें टी स्लॉट कटे हुए होते हैं उसके बेड पे, और बेड उसका घूम भी सकता है रोटी की तरह, ठीक है। उसमें आर्बर बताने की चीज़ नहीं है, जिसमें मिलिंग मशीन में होता है और उसमें मिलिंग कटर को फिक्स किया जाता है, उसी की सहायता से मिलिंग कटर को ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा बताने की चीज़ें, मिलिंग से संबंधित चीज़ें आप जानते ही हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेल्डिंग फिक्सर। वेल्डिंग फिक्सर, तो वेल्डिंग क्रिया को अर्ध स्वचालित या पूर्ण स्वचालित बनाने के लिए जो वेल्डिंग क्रिया है, वेल्डिंग क्रिया को अर्ध स्वचालित यानी ऑटोमेशन या पूर्ण यानी पूरा फुल ऑटोमेटिक बनाने के लिए वेल्डिंग कार्य की दक्षता, क्षमता तथा यथार्थता वृद्धि के लिए वेल्डिंग फिक्सर का प्रयोग किया। सही बात है भाई, वेल्डिंग फिक्सरों का प्रयोग क्यों किया जाता है? यथार्थता बढ़े, उसकी एक्यूरेसी ठीक हो, क्षमता हो, मतलब वेल्डिंग जो कार्य की उसकी अच्छी परिस्थिति हो, क्षमता हो, मान लीजिए, उसी के लिए हम फिक्सर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें यथार्थता और अच्छी वेल्डिंग कार्य हो और पूर्ण स्वचालित हो, इसके लिए हम लोग वेल्डिंग फिक्सर का प्रयोग करते हैं। इसका फिगर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फिक्सर, मान लीजिए इस कारखंड को हमें होल्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कारखंड को। तो यहाँ पे ये जो फिक्सर है, यहाँ इसको ऐड किया गया है ये, और यहाँ से नट बोल्ट की टाइट करेंगे आप, तो ये इसे होल्ड किए रहेगा। और होल्ड करने के साथ साथ हमें पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, वो आप ऑटोमेटिक होल्ड किया रहेगा। तो हम सीधे इसको आसानी से यहाँ पे वेल्डिंग टाक सकते हैं, यहाँ पे मार सकते हैं, यहाँ पे इस चीज़ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का वेल्डिंग फिक्सर।
इसमें ये भी यंत्र होता है, और इसमें एक एडवांस यंत्र आता है कि उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए जहाँ होल्ड करना है उसके पीछे आप ऐसे ही होता है क्लैंप, ये हैंडल ऐसे दाब के उसको उसके नीचे लगा देंगे तो वो चुंबकीय शक्ति या पेड़ के सिद्धांत से कार्य करता है, वो उसको पकड़ लेता है और आप वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये हम लोग का वेल्डिंग फिक्सर है, आप इसको देख सकते हैं। इसका स्केच हमें नहीं मिल पाया तो हमने एक 3D फिगर ही लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टर्निंग फिक्सर क्या होगा। टर्निंग फिक्सर, तो टर्निंग फिक्सर हम लोगों का यह टर्निंग फिक्सर यानी खरादन फिक्सर क्या होगा। तो यह फिक्सर विभिन्न खरादन संक्रियाओं में कार्यखंड को पकड़ने वाली युक्तियाँ होती हैं। उदाहरण के 4 जबड़ों वाला चक, फेस प्लेट, कालेट, मैंड्रिल, ये सभी मानक युक्तियाँ। जैसा कि आप देखिए खरादन मशीन में जो चक होता है उसे आप फिक्सर कह सकते हैं। जो चक एंगल प्लेट वाली होती है, फेस प्लेट, कॉलेट, मैंड्रिल जो होती है, उन सभी चीज़ों को ये फिक्सर आप कह सकते हैं, ठीक है। जो 4 जा चक होता है, 3 जा चक होता है, हाइड्रोलिक चक होता है, पिनोमेटिक चक होता है, ठीक है। तमाम प्रकार के चक होते हैं, कालेट भी होता है, मैंड्रिल भी होता है, फेस प्लेट होता है, एंगल प्लेट होता है। इन सभी चीज़ों को आप फिक्सर कह सकते हैं क्योंकि उस पर फिक्स ही तो किया जाता है। कारखंड को पकड़ के कारखंड को एंगल प्लेट पर पकड़ा जाता है, तो वो भी तो एक फिक्स करने का ही चीज़ हुआ। जो जबड़ा है इसमें भी तो हम सेंटरिंग करते हैं, उसको फंसाते हैं, तो भी तो होल्ड करने का ही काम करता है और उसको लोकेट करने का ही तो काम करता है। मैंड्रिल जो होता है ठीक है, ये सभी चीज़ें तो लोकेट और होल्ड करने के ही तो काम आती हैं। तो इसे हम लोग इसमें हमें बहुत ही आसान लगाइए, ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग करते आ रहे हैं, आप लोग मशीन शॉप में जाके कर भी रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमें फिगर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है। टेल स्टॉक, हेड स्टॉक, आप लेथ मशीन का टेल स्टॉक और हेड स्टॉक ही बना देंगे, चक बना देंगे, तो वो भी ये टर्निंग फिक्सर के ही अंतर्गत आएगा, ठीक है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इतनी चीज़ें तो आपको मालूम ही होंगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि असेंबली फिक्सर क्या होता है। असेंबली फिक्सर, ठीक है, तो इन्हें देखेंगे कि इन्हें यूनिवर्सल फिक्सर कहते हैं। असेंबली फिक्सर जो होता है इन्हें यूनिवर्सल फिक्सर कहते हैं। यह एकल अथवा छोटे समूह उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। इन फिक्सर का प्रमुख कार्य विभिन्न अवयवों का संयोजन करते समय उन्हें सापेक्ष स्थिति में पकड़ना। देखिए किसी भी चीज़ का हम लोग असेंबली कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की हम लोग असेंबली कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे 2 चैनल ही हैं हम लोग के पास, ये जैसे मान लीजिए 2 चैनल ही हैं हम लोगों के पास, ऐसे हम इसको ऐसे हाथ से पकड़ेंगे तो ये इधर उधर सरकने का चांस हो सकता है। अब मान लीजिए इसको हम असेंबली की सहायता से ऐसे पकड़ लें और टाइट कर दें तो अधिकतर चांस रहेगा कि हम इसके नट बोल्ट डाल के टाइट कर सकते हैं और इसे इधर उधर जाने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो इस प्रकार असेंबली फिक्सर, तो ये यूनिवर्सल फिक्सर होता है। इसमें मतलब कई प्रकार के कारखाने को होल्ड या लोकेट किया जा सकता है, ठीक है। एकल या छोटे समूह उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं, सब मेन बात है कि और अवयव का असेंबली, जैसा कि आपको असेंबली फिक्सर से पता है कि असेंबल करने का काम किएगा, असेंबल करते समय ये होल्ड करने का काम किएगा, नाम से जैसे कि आपको पता चल रहा है। और इसमें हम आपको दिखा दें कि ये टूल पोस्ट एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आप लेथ मशीन पर गए होंगे तो उस पर आप लोगों ने देखा होगा कि टूल पोस्ट जो होता है वो एक असेंबली फिक्सर ही कह सकते हैं, क्योंकि उसे असेंबली फिक्सर कैसे कहते हैं, क्योंकि एक से अधिक औजारों को होल्ड किया जाता है। अब वहाँ पे ये होता है कि ये आसपास इनको नट बोल्ट पे होते हैं, इसमें औजारों को फंसा दिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे ऐसे फंसा के हम लोग रखे रहते हैं कार्यक्रम, जैसे कि आप लोगों ने किया भी होगा। टर्निंग, फेसिंग और नर्लिंग जो किया करते एक ही साथ करने का आप लोगों ने पहली बार तो आपको नहीं आएगा, लेकिन आया होगा। लेकिन जब आप बाद में करते करते हो जाता तो सर आप बात बोलते तो सर एक ही बार सभी टूलों को फंसा के आप वो क्रिया कर सकते हैं। आप लोगों ने किया भी होगा तो आप जानते भी हैं। तो इस प्रकार इसको भी ज़्यादा बताने के आप टूल पोस्ट बना सकते हैं। टूल पोस्ट फिगर के रूप में आप टूल पोस्ट का फिगर बना सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, वो आप बना सकते हैं। इसके बाद हम लोगों का आता है इंस्पेक्शन फिक्सर, निरीक्षण फिक्सर। जैसा कि इंस्पेक्शन से ही मालूम है कि इसमें जांचने का कार्य होगा, आपको हेडिंग से ही मालूम है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि इसका प्रयोग जांचने के लिए होता है कि कार्यखंड बीमारी यथार्थ है अथवा बीमारी नहीं है, ये बीमाएँ हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये क्या है, बीमाएँ हैं,
ठीक है। बीमाएँ अर्थात हैं अथवा नहीं, इसे गैस पिक्चर भी कहते हैं, ठीक है। इसे गैस पिक्चर भी कहते हैं। इंस्पेक्शन मतलब जांचने का कार्य किया जाएगा, सही बीमाएँ हैं या सही एक्यूरेसी की बन नहीं रही, सही दक्षता की बन नहीं। तो यहाँ पर हमारी ये मैराथन क्लास होती है समाप्त, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और ये जो सभी क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, आप सिलेबस भी देख सकते हैं कि सिलेबस को कितनी शॉर्ट फॉर्म में कवर किया गया है। और आप ये जितनी चीज़ें मैं बताया हूँ आप उसको ध्यान से सुने होंगे, वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, और फिगर को मैं कहूँगा कि आप उसको बनाने का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस टूल इंजीनियरिंग में इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो पे हमें रिस्पांस दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जल्द ही हम सीएनसी की मैराथन को लेकर आने वाले हैं। तो हौसला अफजाई का काम आप लोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि मुझे भी एक नई शक्ति का संचार होगा, और इसमें हमें सीएनसी के मैराथन लाने में सीएनसी का मैराथन लाने में हमें अत्यधिक खुशी होगी कि आप लोग इस वीडियो को अपना भरपूर प्यार और सपोर्ट देंगे। तो जाते जाते चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी तक नहीं किया हो। आप लोग देखेंगे कि कितनी मेहनत और श्रद्धा के साथ आप लोगों के साथ मैं बना रहा हूँ। तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चों को भी ये फ़ायदा मिले और वो भी इस अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले मैराथन में, तो बढ़िया से रिस्पॉन्स कीजिए इस वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।